जिस दिन मेरे सास ससुर ने मुझे घर से निकल जाने को कहा, उस दिन मेरे हाथ में सिर्फ एक छोटा सा बैग था और आंखों में इतने सालों का दर्द। उन्हें लगा था कि मैं हमेशा की तरह रोऊंगी, हाथ जोड़ूंगी और उनसे माफी मांगकर उसी घर में रहने की भीख मांगूंगी। लेकिन उस दिन मैं बिल्कुल शांत थी, क्योंकि जिस बात का सच मैंने इतने महीनों से अपने सीने में दबा कर रखा था, उसका समय आखिर आ चुका था। मैंने दरवाजे तक पहुंचकर जब पीछे मुड़कर देखा, तो मेरी सास के चेहरे पर जीत का घमंड था और ससुर की आंखों में गुस्सा। मैंने टेबल पर एक लिफाफा रखा और सिर्फ इतना कहा कि इसे अभी मत खोलिएगा, पहले बैठ जाइए। दोनों ने जैसे ही लिफाफा खोला, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसके अंदर जो था वो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। मेरा नाम नंदिनी है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में पली बड़ी हूँ। मेरा परिवार बहुत अमीर नहीं था, लेकिन मेरे माता पिता ने हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। पिताजी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे और माँ घर पर सिलाई करके कुछ पैसे जोड़ लिया करती थी। हम दो बहनें थी। मेरी छोटी बहन रानी मुझसे 4 साल छोटी थी और बचपन से ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। पिताजी हमेशा कहते थे कि बेटियां घर की जिम्मेदारी नहीं होती, बेटियां घर की खुशियां होती है। शायद इसी वजह से मैंने भी शादी को लेकर कभी डर महसूस नहीं किया था। मुझे लगता था कि जिस घर में जाऊंगी, वहां भी अपने घर जैसी ही इज्जत और अपनापन मिलेगा। मेरी शादी अमन से हुई थी। अमन शहर में एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंट्स का काम करता था। देखने में शांत, कम बोलने वाला और जिम्मेदार लड़का था। हमारी शादी बहुत साधारण तरीके से हुई थी। पिताजी ने अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च किया था। उन्होंने मेरे लिए सोने की छोटी सी चैन, 2 चूड़ियां और कुछ जरूरी सामान दिया था। जाते समय माँ ने मुझे गले लगाकर कहा था कि बेटी, ससुराल में अपना घर समझकर रहना, लेकिन अपनी इज्जत कभी मत खोना। उस समय मुझे माँ की यह बात बहुत सामान्य लगी थी। मुझे क्या पता था कि कुछ ही महीनों बाद यही शब्द मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बनेंगे। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे थे। मेरी सास कमला देवी थोड़ी सख्त स्वभाव की थी, लेकिन मैं समझती थी कि नई बहू को परखना हर माँ का अधिकार होता है। मेरे ससुर हरिशंकर जी कम बोलते थे, घर में उनकी ही चलती थी। अमन मेरे साथ ठीक व्यवहार करता था और मैं छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढ लेती थी। सुबह उठकर चाय बनाना, सास के साथ रसोई में काम करना, अमन के लिए खाना पैक करना और शाम को उसके आने का इंतजार करना मेरी जिंदगी बन गई। मुझे इस साधारण जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन शादी के लगभग 6 महीने बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। एक शाम अमन ऑफिस से आया तो बहुत परेशान था। मैंने पूछा क्या हुआ, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि ऑफिस में खर्चे बढ़ गए हैं। मैंने कहा कि अगर पैसे की जरूरत है तो पिताजी से बात कर लेते हैं। वह अचानक चुप हो गया। अगले दिन मेरी सास ने मुझे कमरे में बुलाया और बोली कि तुम्हारे मायके वालों ने शादी में बहुत कम दिया था। मैंने सोचा शायद उन्होंने गुस्से में कहा है, इसीलिए चुप रही। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद घर में नया फ्रिज आया। मैंने खुशी से पूछा कि आपने खरीदा है। सास ने मेरी तरफ देखकर कहा कि तुम्हारे मायके से आना चाहिए था। मेरे चेहरे की मुस्कान उसी वक्त गायब हो गई। मैंने धीरे से कहा कि माँ ने तो अपनी हैसियत से ज्यादा दिया था। मेरी सास ने ताना मारते हुए कहा कि बेटी की शादी में हैसियत नहीं देखी जाती, बेटी की खुशी देखी जाती है। मैंने उस रात बहुत रोया। अमन मेरे पास बैठा था। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी माँ को मुझसे इतनी शिकायत क्यों है। अमन ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। उसकी यही बात सुनकर मैंने खुद को समझा लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद वही अमन भी बदलने लगा। वह देर से घर आने लगा, फोन पर किसी से धीरे धीरे बात करता और मेरे आते ही फोन रख देता।
मैंने कभी उसका फोन चेक नहीं किया। मुझे लगता था कि पति पत्नी के बीच विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। फिर एक दिन उसने अचानक मुझसे कहा कि तुम्हारे पिताजी से 2 लाख रुपए मांग लो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने पूछा कि इतने पैसे किस लिए चाहिए। उसने कहा कि मुझे व्यापार में लगाने हैं। मैंने कहा कि पिताजी के पास इतने पैसे नहीं हैं। वो चुप रहा। मैंने फिर कहा कि अगर तुम्हें सच में जरूरत है तो मैं अपनी चूड़ियां बेच दूंगी, लेकिन पिताजी पर बोझ मत डालो। उसने मेरी तरफ देखा और बोला कि तुम्हें हमेशा अपने मायके की ही चिंता रहती है। उस रात पहली बार मुझे लगा कि शायद मेरा अपना पति भी मुझे समझना नहीं चाहता। अगले दिन मैंने अपनी 2 चूड़ियां निकालकर उसकी हथेली पर रख दी। मैंने कहा कि इन्हें बेच देना। अमन कुछ पल तक उन्हें देखता रहा, फिर बोला कि तुम्हें पता है इनकी कीमत कितनी है। मैंने कहा कि नहीं। उसने कहा कि जितनी तुम्हारी सोच की कीमत है उससे कई ज्यादा। मुझे उस बात का अर्थ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मेरे दिल में डर पैदा कर दिया। कुछ ही समय बाद मेरी सास का व्यवहार और कठोर हो गया। वह हर छोटी बात पर मुझे अपमानित करने लगी। कभी खाना अच्छा नहीं बना तो ताना, कभी कपड़े ठीक से नहीं धुले तो ताना, कभी मायके फोन कर लिया तो ताना। एक दिन उन्होंने मेरे सामने कहा कि जिस घर से कुछ लेकर नहीं आई उसी घर पर बोझ बनकर बैठी है। मैंने पहली बार विरोध किया। मैंने कहा कि माँ, मैंने इस घर से कभी कुछ मांगा नहीं। मैं जितना कर सकती हूँ करती हूँ। उन्होंने मेरी तरफ उंगली करके कहा कि यही तेरी समस्या है, जवाब देने लगी है। उस दिन अमन घर पर था। मैंने उम्मीद की कि वो मेरा साथ देगा, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा कि तुम माँ से बहस क्यों करती हो। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे अंदर कुछ टूट गया। जिस आदमी के साथ मैंने 7 फेरे लिए थे वह मेरे दर्द का गवाह होकर भी मेरे पक्ष में खड़ा नहीं था। उस रात मैं छत पर जाकर बहुत देर तक रोती रही। नीचे पूरे घर में सब सो रहे थे, लेकिन मेरे अंदर जैसे कोई तूफान चल रहा था। मैंने आसमान की तरफ देखकर मन ही मन माँ से कहा कि आपने विदा करते समय कहा था कि अपनी इज्जत कभी मत खोना। लेकिन माँ, अगर मैं अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करूंगी तो शायद मेरा घर टूट जाएगा। मुझे तब नहीं पता था कि मेरा घर पहले ही टूट चुका था। बस मुझे उसका पता कुछ देर से ही चलने वाला था। कुछ दिनों बाद पिताजी का फोन आया। उन्होंने पूछा कि बेटी, तू ठीक है। मैंने झूठ बोल दिया। मैंने कहा कि हाँ पिताजी, मैं बहुत खुश हूँ। पता नहीं क्यों उस झूठ ने मेरे सीने में इतना दर्द पैदा किया कि फोन रखते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। उसी रात मेरी छोटी बहन रानी का फोन आया। उसने कहा कि दीदी, आपकी आवाज क्यों बदली हुई लग रही है। मैंने कहा कि कुछ नहीं हुआ। रानी ने कहा कि आप मुझसे झूठ बोल रही हो। मैं चुप रही। वो कुछ देर चुप रहने के बाद बोली कि दीदी, अगर कभी बहुत मुश्किल हो जाए तो मुझे बताना, मैं आपके साथ हूँ। मैंने फोन काट दिया, लेकिन उसकी बात मेरे दिल में रह गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। अमन ऑफिस जाने से पहले अपना एक काला बैग कमरे में भूल गया। मैं उसे उठाकर अलमारी के पास रखने लगी तो बैग की चेन थोड़ी खुली हुई थी। अंदर कुछ कागज दिखाई दे रहे थे। मैंने कागज निकालने का इरादा नहीं किया था, लेकिन तभी एक कागज नीचे गिर गया। मैंने उसे उठाया। वो बैंक का कागज था। उस पर अमन का नाम था। मैंने ध्यान से देखा तो उसमें एक ऐसा लेन देन दर्ज था जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था। एक बड़ी रकम किसी ऐसे खाते में भेजी गई थी जिसका नाम मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मैंने सोचा शायद ऑफिस का कोई काम होगा। मैंने कागज वापस रख दिया, लेकिन तभी मेरी नजर बैग के अंदर रखे एक छोटे से लिफाफे पर पड़ी। उस पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, वही तारीख जो मेरी शादी की सालगिरह से 2 दिन पहले की थी। मैंने लिफाफा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि पीछे से अमन की आवाज आई, तुम मेरा बैग क्यों देख रही हो। मेरे हाथ कांप गए। मैंने तुरंत कहा कि बैग नीचे गिर गया था, इसीलिए उठा रही थी। अमन कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, डर था।
और उस दिन पहली बार मुझे समझ आया कि शायद डरने वाली सिर्फ मैं नहीं थी। अमन ने बैग मेरे हाथ से लिया और बाहर चला गया। मैं कमरे में अकेले खड़ी रही। मेरे मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था कि आखिर उस लिफाफे में क्या था। अगले दिन मेरी सास ने मुझे फिर मायके फोन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अपने पिताजी से कहो कि इस बार आखिरी मौका है, पैसे नहीं आए तो इस घर में रहने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा कि पिताजी पैसे नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि फिर अपना सामान बांध लेना। मैंने उनकी आंखों में देखा। इस बार मैं रोई नहीं। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे अंदर अचानक एक अजीब सी शांति उतर आई थी। शायद इसीलिए क्योंकि मुझे लगने लगा था कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसके पीछे सिर्फ पैसों की बात नहीं है। उस रात अमन मेरे कमरे में आया। मैंने उसे सीधे पूछा कि वो बैंक वाला लेन देन किसके खाते में था। उसका चेहरा बदल गया। उसने कहा कि तुमने मेरा बैग देखा। मैंने कहा कि हाँ। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला कि नंदिनी, कुछ बातें अगर तुम्हें पता चल गई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने पूछा कि कैसी बातें। वो बिना जवाब दिए कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद मैंने पहली बार अपने जीवन में यह महसूस किया कि जिस घर को बचाने के लिए मैं हर दिन खुद को खत्म कर रही थी, शायद उसी घर के लोग मुझसे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रहे थे। अगली सुबह मेरी सास ने मेरे कमरे में आकर कहा कि आज फैसला कर लेना, या तो हमारी बात मानो या हमेशा के लिए यह घर छोड़ दो। मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने सोचा मैं डर गई हूँ, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही थी, वह काला बैग, वह अनजान बैंक खाता, वह तारीख वाला लिफाफा और अमन की आंखों का वो डर। मैंने धीरे से कहा कि ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगी। मेरी सास मुस्कुराई। उन्हें लगा कि आखिर बहू झुक गई। लेकिन मैं अपने कमरे में गई, अलमारी खोली और एक छोटा सा बैग निकालकर उसमें अपने कुछ कपड़े रखने लगी। मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे बेबसी के नहीं थे। मैं जा रही थी, लेकिन जाने से पहले मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए था जिसने कई महीनों से मेरी नींद छीन रखी थी। मैंने दरवाजा बंद किया, फिर अपना फोन निकाला और एक नंबर मिलाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, नंदिनी, क्या तुम्हें यकीन है कि अब समय आ गया है? मैंने आंखें बंद की और कहा हाँ, अब और इंतजार नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने आज सच नहीं खोला तो शायद कल बहुत देर हो जाएगी। मैंने फोन काट दिया, लेकिन कुछ देर तक उसी जगह बैठी रही। मेरे हाथ कांप रहे थे और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे उसकी आवाज पूरे कमरे में सुनाई दे रही हो। जिस नंबर पर मैंने फोन किया था वो मेरी छोटी बहन रानी का था। मैंने उसे सब कुछ नहीं बताया था, सिर्फ इतना कहा था कि अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रानी ने मुझसे पूछा था कि दीदी आखिर हुआ क्या है, लेकिन मैं उस समय कुछ भी बताने की हालत में नहीं थी। मैंने बस उससे कहा था कि अगर मैं तुम्हें दोबारा फोन करूं और सिर्फ इतना कहूं कि मुझे वो पुरानी फाइल चाहिए, तो बिना कोई सवाल किए उसे मेरे पास पहुंचा देना। रानी कुछ समझी नहीं थी, लेकिन उसने हाँ कह दिया था। मैंने फोन एक तरफ रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। मेरे सामने माँ का चेहरा घूमने लगा। शादी के दिन माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था कि बेटी, रिश्ते निभाने में पूरी जिंदगी लगा देना, लेकिन अगर कभी लगे कि सामने वाला तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है तो चुप मत रहना। उस समय मुझे उनकी बात बहुत कठोर लगी थी। आज समझ आ रहा था कि माँ शायद जिंदगी को मुझसे ज्यादा समझती थी। मैंने अपना छोटा सा बैग उठाया और उसमें 2 जोड़ी कपड़े, कुछ जरूरी कागज और माँ की दी हुई पुरानी तस्वीर रख ली। वो तस्वीर मेरी शादी से कुछ दिन पहले की थी। उसमें माँ के कंधे पर सिर रखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने तस्वीर को हाथ में लिया और आंखों से आंसू निकल पड़े। मुझे याद आया कि माँ ने उस दिन कहा था कि तू जहाँ भी रहेगी मेरा आशीर्वाद तेरे साथ रहेगा। मैंने तस्वीर को चूमा और बैग में रख लिया। उसी वक्त बाहर से मेरी सास की आवाज आई कि नंदिनी, बहुत देर हो गई, क्या फैसला किया? मैंने गहरी सांस ली और कमरे से बाहर आ गई। बैठक में मेरी सास और ससुर दोनों बैठे थे। अमन भी वही था।
लेकिन उसकी नजरें मुझसे बच रही थी। मैंने पहली बार गौर किया कि उसके चेहरे पर वो कठोरता नहीं थी जो पिछले कुछ महीनों से दिखाई देती थी। वह परेशान लग रहा था। मेरे ससुर ने मेरी तरफ देखकर कहा कि तू अब क्या सोच लिया। मैंने शांत आवाज में कहा कि मैं जा रही हूँ। मेरी सास के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छा है, कम से कम अब रोज रोज का नाटक तो खत्म होगा। मैंने उनकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। मेरे ससुर ने पूछा कि मायके में क्या मुंह दिखाओगी। मैंने कहा कि वही मुंह दिखाऊंगी जो आपकी बहू बनकर यहाँ आई थी। बस फर्क इतना होगा कि इस बार मैं अपने साथ झूठ लेकर नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनकर कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। अमन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। शायद पछतावा, शायद डर, या शायद दोनों। मेरी सास ने गुस्से में कहा कि बहुत बोलने लगी है, अभी निकल जा। मैंने बैग उठाया और दरवाजे की तरफ चल पड़ी, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही मेरे कदम रुक गए। मेरे मन में एक सवाल आया, क्या मैं सच में इस घर से ऐसे ही चली जाऊं? क्या मैं बिना जाने कि आखिर मेरे साथ ये सब क्यों किया गया, अपने मायके लौट जाऊं? मैंने पीछे मुड़कर अमन को देखा। वो मुझे देख रहा था। मैंने उसे पूछा कि क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं चली जाऊं? अमन के होठ खोले, लेकिन आवाज नहीं निकली। मेरी सास ने तुरंत कहा कि हाँ, हम चाहते हैं। मैंने अमन की आंखों में देखा और कहा कि मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अमन ने सिर झुका लिया। कुछ सेकंड बाद उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि नंदिनी, अभी चली जाओ। मेरे अंदर कुछ टूट कर गिर गया। मैंने सोचा था कि शायद वो मुझे रोक लेगा, शायद कहेगा कि माँ गुस्से में है, तुम मत जाओ। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैंने दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। घर के बाहर गली में शाम उतर रही थी। आसमान पर बादल थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। मैंने बैग अपने सीने से लगा लिया। मुझे नहीं पता था कि आगे कहाँ जाना है। मायका करीब 50 किलोमीटर दूर था। मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, लेकिन उस वक्त मुझे पैसों की चिंता नहीं थी। मुझे सिर्फ एक बात परेशान कर रही थी, आखिर मेरे ससुराल वाले मुझसे क्या छिपा रहे थे। मैं सड़क के किनारे खड़ी होकर ऑटो का इंतजार करने लगी। तभी मेरा फोन बजा। रानी का फोन था। मैंने फोन उठाया। उसने घबराई हुई आवाज में कहा कि दीदी, आप घर से निकल गई? मैंने कहा कि हाँ। वो बोली कि आप सीधे मायके मत आना। मैं चौंक गई। मैंने पूछा कि क्यों? रानी ने कहा कि पहले आप मेरे पास आओ। मैंने पूछा कि क्या हुआ? रानी कुछ पल चुप रही, फिर बोली कि दीदी, मैंने वो पुरानी फाइल ढूंढ ली है। मेरे हाथ से फोन लगभग छूट गया। मैंने पूछा कि कौन सी फाइल? रानी ने कहा कि वही फाइल जिसकी आपने बात की थी, पिताजी के पुराने कागजों वाली। मैंने जल्दी से पूछा कि उसमें क्या है? रानी ने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन दीदी, उसके अंदर आपका नाम है। मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। मैंने सड़क के किनारे एक दुकान की सीढ़ी पर बैठते हुए पूछा कि मेरा नाम क्यों है? रानी ने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें एक तारीख भी लिखी है। मैंने पूछा कौन सी तारीख? रानी ने वो तारीख बताई। मेरे होश उड़ गए। वह वही तारीख थी जो अमन के काले बैग में रखे लिफाफे पर लिखी थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा कि रानी, वह फाइल अभी कहाँ है? रानी ने कहा कि मेरे पास है। मैंने कहा कि उसे किसी को मत दिखाना, किसी को भी नहीं। रानी ने पूछा कि दीदी, आखिर बात क्या है? मैंने कहा कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे अब यकीन हो गया है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो कोई साधारण पारिवारिक झगड़ा नहीं है। फोन कटने के बाद मैं बहुत देर तक वहीं बैठी रही। बारिश तेज हो चुकी थी। लोग मेरे पास से गुजर रहे थे, लेकिन मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे दिमाग में बस वही तारीख घूम रही थी। वह तारीख मेरे शादी से लगभग 1 साल पहले की थी, लेकिन उस तारीख का मेरे जीवन से क्या संबंध था? मैंने तुरंत एक ऑटो किया और रानी के घर चली गई। रानी की शादी नहीं हुई थी और वो अभी भी हमारे कस्बे के पास ही नौकरी करती थी। उसके छोटे से किराए के कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा खोला। मुझे देखते ही वो दौड़कर मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। मैं उसकी बाहों में
फूट फूट कर रोने लगी। रानी ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि दीदी, अब आप मुझे सब कुछ बताइए। मैंने उसे शुरुआत से सब बताया। अमन का बदला, पैसे मांगना, सास के ताने, बैंक का लेन देन, काला बैग और वह रहस्यमय लिफाफा। रानी चुपचाप सुनती रही। फिर उसने अपनी अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली। उस फाइल को देखते ही मेरा दिल बैठ गया। फाइल के ऊपर पिताजी की लिखावट में मेरा नाम लिखा था। मैंने कांपते हाथों से फाइल खोली। पहले कुछ पुराने बैंक कागज थे, फिर जमीन के कागज, फिर पिताजी की दुकान से जुड़े कुछ दस्तावेज। लेकिन अचानक एक कागज पर मेरी नजर रुक गई। उस पर मेरा नाम था और नीचे एक ऐसी जानकारी लिखी थी जिसे पढ़कर मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैंने रानी से पूछा कि ये क्या है। रानी ने कहा कि मुझे नहीं पता दीदी, यह फाइल पिताजी ने शादी से पहले अलग रखी थी। मैंने कभी इसके खोलकर नहीं देखा। मैंने अगला पन्ना पलटा। वहां एक बैंक खाते का विवरण था। खाता मेरे नाम पर था, लेकिन मुझे उस खाते के बारे में कभी बताया नहीं गया था। मैंने कहा कि मेरे नाम से खाता कैसे हो सकता है। रानी ने कहा कि शायद पिताजी ने खुलवाया होगा। मैंने कहा कि लेकिन इसमें इतनी बड़ी रकम कहाँ से आई। रानी चुप हो गई। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। खाते में जो रकम थी वो इतनी थी कि मेरे पूरे मायके की कई सालों की कमाई भी उससे कम होती। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैंने पूछा कि पिताजी ने मुझसे यह बात क्यों छिपाई। रानी ने धीरे से कहा कि शायद वो आपको बचाना चाहते थे। मैंने उनकी तरफ देखा। किससे? मैंने पूछा। रानी के पास कोई जवाब नहीं था। तभी फाइल के अंदर से एक छोटा सा कागज नीचे गिरा। मैंने उसे उठाया। वो एक लिफाफे के वकील की रसीद थी। तारीख वही थी जो अमन के बैग वाले लिफाफे पर लिखी थी। मैंने रानी से कहा कि यह संयोग नहीं हो सकता। रानी ने कहा कि दीदी, क्या आपको लगता है कि अमन आपके पिताजी को पहले से जानता था? मैंने कहा कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे दिल में एक डर पैदा हो चुका था। मैंने शादी से पहले अमन को पहली बार देखने की बात याद की। वह हमारे घर आया था। पिताजी ने उससे अकेले में लगभग आधे घंटे बात की थी। उस समय मुझे लगा था कि शादी की बातें हो रही होंगी, लेकिन अब मुझे याद आया कि पिताजी कमरे से बाहर आए थे तो उनका चेहरा बहुत गंभीर था। मैंने तब पूछा भी था कि क्या हुआ। उन्होंने मुस्कुराकर कहा था कि कुछ नहीं बेटी, लड़का ठीक है। तब मैंने उस बात को सच मान लिया था। आज लग रहा था कि उस कमरे में शायद मेरी शादी से कहीं बड़ी कोई बात हुई थी। रानी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि दीदी, हमें पिताजी से पूछना चाहिए। मैंने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, अभी नहीं। मैंने कहा कि अगर पिताजी ने इतने सालों से कुछ छिपाया है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। हमें पहले यह पता लगाना होगा कि अमन और मेरे ससुराल वालों का इन सबसे क्या संबंध है। रानी ने कहा कि लेकिन कैसे? मैंने कहा कि अमन के बैंक में जो कागज मैंने देखे थे उनमें एक बैंक खाता है। अगर हम उस खाते की जानकारी निकाल सके तो शायद हमें पता चलेगा कि पैसा कहाँ गया। रानी ने कहा कि मैं बैंक में काम करने वाली अपनी सहेली से पूछ सकती हूँ। मैंने उसे रोका और कहा कि किसी से कुछ मत पूछना, हमें बहुत सावधानी से चलना होगा। मुझे अब डर लगने लगा था, लेकिन यह डर पहले जैसा नहीं था। पहले मैं अपने ससुराल वालों से डरती थी, अब मुझे उस सच से डर लगता था जो धीरे धीरे मेरे सामने आ रहा था। उस रात मैं रानी के कमरे में ही सोने की कोशिश करती रही, लेकिन नींद आंखों से दूर थी। करीब रात के 2 बजे मेरा फोन बजा। नंबर अनजान था। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर एक पुरुष धीमी आवाज आई, नंदिनी, अगर तुम सच जानना चाहती हो तो अकेले मत आना। मैंने पूछा कि आप कौन हैं? वह बोला कि जिस आदमी पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसकी जिंदगी में तुमसे जुड़ा एक ऐसा राज है जिसे तुमने कभी जानने की कोशिश नहीं की। मैंने पूछा कि कौन सा राज? उसने कहा कि कल सुबह 10 बजे पुराने बस अड्डे के सामने वाली चाय की दुकान पर आ जाना, तुम्हें कुछ दिखाना है। मैंने पूछा कि मैं कैसे भरोसा करूं कि आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो बोला कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो मत आना, लेकिन अगर नहीं आई
तो शायद तुम्हें वो सच कभी नहीं मिलेगा जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की जा रही है। फोन कट गया। मैंने कई मिनट तक फोन को देखा। रानी जाग गई थी। उसने पूछा कि किसका फोन था। मैंने सब बताया। वो बोली कि आप वहां अकेले नहीं जाएंगी। मैंने कहा कि मैं भी अकेले नहीं जाऊंगी, लेकिन हम दोनों के सामने एक और सवाल था। आखिर वह आदमी कौन था? अगली सुबह हम पुराने बस अड्डे पहुंचे। चाय की दुकान पर बहुत भीड़ थी। मैंने चारों तरफ देखा। एक कोने में करीब 50 साल का आदमी बैठा था। उसके हाथ में वही काला बैग था जो मैंने अमन के पास देखा था। मेरी सांस अटक गई। रानी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। वह आदमी हमें देखते ही खड़ा हुआ और धीरे धीरे हमारे पास आया। उसने बिना कुछ कहे एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने लिफाफा लेने से पहले पूछा कि आप कौन हैं? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा कि मैं वह आदमी हूँ जिसने तुम्हारे ससुर के साथ कई साल काम किया है। मैंने पूछा कि मेरे ससुर के साथ? उसने कहा कि हाँ, और जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसके बाद शायद तुम अपने पति को भी उसी नजर से नहीं देख पाओगी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूछा कि आखिर बात क्या है? उसने आसपास देखा और बहुत धीमी आवाज में कहा कि तुम्हारी शादी सिर्फ शादी नहीं थी। मैंने पूछा कि इसका मतलब क्या है? उसने जवाब नहीं दिया। उसने बस लिफाफे की तरफ इशारा किया और कहा कि इसे घर जाकर खोलना। मैंने पूछा कि अभी क्यों नहीं? उसने कहा कि क्योंकि इसमें सिर्फ कागज नहीं है, इसमें एक ऐसी चीज है जिसे देखकर तुम्हें तय करना होगा कि तुम अपने पति को बचाना चाहती हो या खुद को। इतना कहकर वो वहां से चला गया। मैं और रानी उसे जाते हुए देखते रह गए। मैंने लिफाफा अपने सीने से लगा लिया। उस वक्त मेरे मन में हजारों सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर मेरी शादी सिर्फ शादी नहीं थी, तो फिर आखिर मेरे साथ शादी क्यों की गई थी? मैंने लिफाफा खोला नहीं। हम वापस रानी के कमरे में पहुंचे। दरवाजा बंद किया, पर्दे खींचे। फिर मैंने लिफाफा टेबल पर रखा। कुछ सेकंड तक मैं उसे देखती रही। रानी ने कहा कि दीदी खोलिए। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया। जैसे ही उसे खोलने लगी, मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर अमन का नाम था। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ अमन रो रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा कि नंदनी, तुम्हें जो लिफाफा मिला है उसे मत खोलना। मेरे हाथ वहीं रुक गए। मैंने पूछा कि क्यों? अमन ने कहा कि क्योंकि उसके अंदर जो है उसे जानने के बाद तुम हमेशा हमेशा की तरह नफरत करोगी। मैंने कुछ नहीं कहा। वह लगातार रोता रहा। फिर बोला कि मैं तुम्हें सब सच बताना चाहता था, लेकिन माँ और पिताजी ने मुझे कसम दी थी। मैंने पूछा कि किस बात की कसम? वो चुप हो गया। मैंने फिर पूछा कि अमन, आखिर तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि नंदनी, तुम्हारे पिताजी को हमारी शादी से पहले ही सब पता था। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। मैंने पूछा कि क्या पता था, लेकिन तभी फोन कट गया। मैंने तुरंत वापस फोन किया। उसका फोन बंद था। मैंने रानी की तरफ देखा। वो भी मुझे देख रही थी। हम दोनों समझ चुके थे कि अब पीछे लौटना आसान नहीं था। मेरे सामने मेज पर दो लिफाफे रखे थे। एक वह जिसे मैंने अमन के बेड में देखा था, और दूसरा वो जो उस अजनबी ने मुझे दिया था। दोनों पर एक ही तारीख लिखी थी। रानी मेरे पास बैठी थी और बार बार कह रही थी कि दीदी, अब हमें इनमें से एक लिफाफा खोलना ही होगा। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा कि अगर सच बहुत बुरा हुआ तो? रानी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि दीदी, झूठ के साथ जीना उससे भी ज्यादा बुरा होता है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। सच कहूं तो मैं डर रही थी। जिस घर को मैंने अपना घर समझकर 7 साल नहीं, सिर्फ कुछ साल नहीं, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी समझ लिया था, उसी घर के लोग अब मुझे ऐसे रहस्य के बीच खड़ा कर चुके थे जिसका कोई सिरा मेरे हाथ नहीं आ रहा था। मैंने आखिरकार वो लिफाफा उठाया जो उस अजनबी आदमी ने मुझे दिया था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे उसे खोला। अंदर कुछ फोटो थी, कुछ बैंक के कागज थे और एक पुरानी डायरी के दो फटे हुए पन्ने थे। सबसे ऊपर रखी तस्वीर देखते ही मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई।
तस्वीर में मेरे पिताजी थे, उनके साथ मेरे ससुर हरिशंकर जी खड़े थे। दोनों किसी दुकान या कार्यालय के बारे में खड़े दिखाई दे रहे थे। तस्वीर बहुत पुरानी थी। मैंने रानी से कहा कि यह कब की होगी। रानी ने तस्वीर हाथ में लेकर कहा कि दीदी, शायद आपकी शादी से कई साल पहले की है। मैंने दूसरी तस्वीर उठाई। उसमें अमन भी था। वो बहुत छोटा था, शायद 10 या 11 साल का। उसके पास एक और बच्चा खड़ा था। उस बच्चे का चेहरा तस्वीर में आधा दिखाई दे रहा था। मैंने फोटो को रोशनी के पास ले जाकर ध्यान से देखा। मेरे दिल में अजीब सा एहसास हुआ। मैंने रानी से पूछा कि यह दूसरा बच्चा कौन है। रानी ने कहा कि पता नहीं। मैंने तीसरी तस्वीर उठाई। उस बार मेरी सांस अटक गई। उस तस्वीर में मेरी माँ भी थी। मेरे पिताजी, मेरे ससुर और मेरी माँ एक ही जगह खड़े थे। मैं कुछ सेकंड उस तस्वीर को देखती रही। मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा कि रानी, माँ ने कभी इन लोगों का जिक्र क्यों नहीं किया। रानी ने भी कुछ नहीं कहा। हमने पन्ने पलटे। एक बैंक स्टेटमेंट था जिसमें मेरे नाम से एक खाता दिख रहा था। उसमें कई साल तक छोटी छोटी रकम जमा हुई थी। फिर अचानक मेरी शादी से कुछ महीने पहले उस खाते में बहुत बड़ी रकम जमा की गई थी। रकम देखकर मेरे होश उड़ गए। रानी ने पूछा कि दीदी, यह पैसा किसने जमा किया। मैंने स्टेटमेंट ध्यान से देखा। जमा करने वाले के कॉलम में एक नाम लिखा था, हरिशंकर प्रसाद, मेरे ससुर। मैं कुर्सी पर बैठ गई। मेरी सांस भारी हो गई। मैंने कहा कि मेरे ससुर ने मेरे नाम के खाते में इतना पैसा क्यों जमा किया। रानी ने कहा कि शायद पिताजी ने उससे कोई पैसा लिया होगा। मैंने तुरंत कहा कि नहीं, पिताजी ने कभी उनसे पैसे नहीं लिए। हमारे घर की हालत ऐसी थी कि हम किसी से उधार लेने से भी बचते थे। फिर यह पैसा मेरे खाते में क्यों आया। तभी डायरी का एक पन्ना मेरे हाथ में आया। लिखावट पिताजी की थी। मैंने पढ़ना शुरू किया। उसमें सिर्फ कुछ लाइनें थी। नंदनी को इस बात से दूर रखना जरूरी है। अगर उसे सच्चाई पता चली तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मैंने आगे पढ़ा। हरिशंकर पर भरोसा करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं पढ़ते पढ़ते रुक गई। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैंने रानी की तरफ देखा। उसने पूछा कि क्या लिखा है। मैंने उसे पन्ना दे दिया। वह पढ़कर कुछ देर तक चुप रही। फिर बोली कि दीदी, हमें पिताजी से बात करनी होगी। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन अभी नहीं। पहले हमें यह समझना होगा कि यह पैसा किस लिए था। तभी रानी ने एक और कागज उठाया। उस पर एक अस्पताल का नाम लिखा था और तारीख वही थी जो दोनों लिफाफे पर लिखी थी। मैंने कहा कि यह तो मेरे शादी से पहले की तारीख है। रानी ने कहा कि शायद उस दिन कोई घटना हुई थी। मैंने कागज ध्यान से पढ़ा। मरीज का नाम साफ नहीं था क्योंकि कागज का एक हिस्सा फटा हुआ था, लेकिन उम्र के सामने लिखा था 22 साल। मैंने सोचा कि उस समय अमन की उम्र लगभग 23 साल रही होगी। मेरे दिल में अचानक एक डर पैदा हुआ। क्या वो कागज अमन से जुड़ा था। मैंने रानी से कहा कि हमें उस अस्पताल के बारे में पता करना होगा। अगले दिन हम उस अस्पताल पहुंचे। अस्पताल बहुत पुराना था। वहां रिकॉर्ड विभाग में जाकर हमने उस तारीख की पुरानी फाइल के बारे में पूछा। हमने तो कर्मचारी ने मना कर दिया। उसने कहा कि इतने पुराने रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लेकिन रानी ने बहुत विनम्रता से उसे समझाया कि यह पारिवारिक मामला है और हमें सिर्फ मरीज का नाम जानना है। काफी देर बाद एक पुरानी रजिस्टर बुक निकली गई। कर्मचारी ने तारीख देकर पन्ने पलटने शुरू किए। मैं उसके चेहरे को देख रही थी। अचानक उसकी उंगली एक जगह रुक गई। उसने नाम पढ़ा और मेरी तरफ देखा। मैंने पूछा कि कौन था। उसने कहा कि मरीज का नाम अमन हरिशंकर था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अमन उस तारीख को अस्पताल में भर्ती हुआ था। मैंने पूछा कि किस वजह से। कर्मचारी ने कहा कि रिकॉर्ड में सिर्फ इतना लिखा है कि सड़क दुर्घटना। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने रानी का हाथ पकड़ लिया। मैंने पूछा कि दुर्घटना में क्या हुआ था। कर्मचारी ने कहा कि मरीज को गंभीर चोटें आई थी और उसके साथ एक दूसरा लड़का भी था। मैंने तुरंत पूछा कि दूसरा लड़का कौन था। कर्मचारी ने रजिस्टर देखा और कहा कि उसका नाम शायद रोहित था। रोहित, यह नाम मैंने पहले बार सुना था, लेकिन
उस तस्वीर में खड़े बच्चों का चेहरा अचानक मेरे सामने आ गया। मैंने रानी से कहा कि क्या तुम्हें वो फोटो याद है? रानी ने कहा कि हाँ। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि वही दूसरा लड़का रोहित था। लेकिन अगर ऐसा था तो वो अमन के साथ क्यों था? और मेरे ससुर ने मेरे नाम के खाते में पैसे क्यों जमा किए? अस्पताल से निकलते समय मेरा दिमाग जवाबों से ज्यादा सवालों से भरा था। बाहर सड़क पर चलते हुए मुझे अचानक लगा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक मोटरसाइकिल कुछ दूरी पर खड़ी थी। उस पर एक आदमी बैठा था। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, उसने हेलमेट पहन लिया और बाइक आगे बढ़ा दी। मैंने रानी से कहा कि हमें जल्दी चलना चाहिए। हम एक ऑटो में बैठ गए। रास्ते भर में पीछे देखती रही। वह बाइक हमारे पीछे नहीं आई, लेकिन मेरे मन का डर बढ़ता गया। शाम को रानी के कमरे में लौटकर मैंने अमन को फोन किया। उसका फोन बंद था। मैंने कई बार कॉल किया, कोई जवाब नहीं मिला। उसी समय एक अनजान नंबर से मैसेज आया। उसमें लिखा था कि जितना जानोगी उतना दुख होगा। अपने परिवार को बचाना चाहती हो तो यहीं रुक जाओ। मैंने वो मैसेज रानी को दिखाया। उसने कहा कि दीदी, यह साफ धमकी है। मैंने कहा कि अब तो मुझे और भी जानना है। मैं इतने दिनों से अपने ही घर में अपमान सहती रही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे पीछे क्या चल रहा है। अगर कोई मुझे रोकना चाहता है तो इसका मतलब है कि सच बहुत बड़ा है। मैंने उस रात फैसला किया कि मैं सीधे अपने पिताजी से बात करूंगी। अगले दिन सुबह हम मायके पहुंचे। पिताजी दुकान पर थे। मुझे देखते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने पूछा कि तू यहाँ कैसे? मैंने कहा कि पिताजी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और शायद उसी पल समझ गए कि अब वो दिन आ चुका है जिसका उन्हें वर्षों से डर था। उन्होंने दुकान बंद की और हमें घर ले आए। माँ अब कमजोर हो चुकी थी। उन्होंने मुझे देखते ही गले लगा लिया और रोने लगी। माँ ने कुछ नहीं पूछा। शायद माँ ने मेरी आंखों में सब पढ़ लिया था। मैंने पिताजी के सामने वो फोटो रख दी जिसमें वो मेरे ससुर के साथ खड़े थे। पिताजी ने फोटो देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने पूछा कि आप मुझे इन लोगों के बारे में पहले से जानते थे? पिताजी ने कहा कि हाँ। मैंने पूछा कि अमन के बारे में भी? उन्होंने सिर झुका लिया। मैंने कहा कि फिर आपने मेरी शादी वहां क्यों की? मेरे सवाल के साथ ही मेरी आवाज टूट गई। पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि बेटी, मैंने तुझे कभी उस घर में दुख देने के लिए नहीं भेजा था। मैंने कहा कि लेकिन आपने मुझे वहां भेजा और आज मैं अपने ही घर से निकाल दी गई हूँ। पिताजी रो पड़े। उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दो। मैं उनके सामने बैठ गई। मैंने कहा कि पिताजी, मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे सच चाहिए। इतना सुनते ही पिताजी ने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। माँ भी हमारे पास आकर बैठ गई। पिताजी ने बहुत देर तक चुप रहने के बाद कहा कि नंदिनी, तुम्हारी शादी से पहले एक ऐसी घटना हुई थी जिसने तुम्हारे और अमन के परिवार को हमेशा के लिए जोड़ दिया था। मैंने पूछा कि क्या घटना? पिताजी ने कहा कि अमन और एक लड़का सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे। मैंने कहा कि ये मुझे पता चल गया है। पिताजी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि लेकिन जो तुम्हें नहीं पता वो ये है कि उस दुर्घटना के बाद एक परिवार बर्बाद हो गया था। मैंने पूछा कि किसका परिवार? पिताजी ने जवाब देने से पहले मेरी माँ की तरफ देखा। माँ रो रही थी। पिताजी ने कहा कि उस दुर्घटना में जो दूसरा लड़का था वो रोहित था। वही रोहित जो हरिशंकर के पुराने कारखाने में काम करने वाले आदमी का बेटा था। मैंने पूछा कि फिर क्या हुआ? पिताजी ने कहा कि रोहित की हालत बहुत खराब थी। अस्पताल का खर्च बहुत ज्यादा था। हरिशंकर ने कहा कि वह इलाज का पूरा खर्चा उठाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद रोहित की मौत हो गई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा कि अमन की वजह से? पिताजी ने तुरंत कहा कि ऐसा मत सोच, दुर्घटना किसी गलती थी। यह बात आज तक पूरी तरह साफ नहीं हुई, लेकिन रोहित के परिवार ने अमन के खिलाफ शिकायत करने की बात कही थी। मैंने पूछा कि मेरी शादी इसमें कहां से आ गई? पिताजी ने कुछ देर चुप रहे, फिर बोले कि हरिशंकर मेरे पास आया था
उसने कहा कि अगर मामला पुलिस तक गया तो अमन जेल जा सकता है। उसने मुझसे मदद मांगी। मैंने पूछा कि आपने क्या किया। पिताजी ने कहा कि मैंने सच छिपाने में उसका साथ नहीं दिया था, लेकिन मैंने अमन को बचाने के लिए झूठ भी नहीं बोला। मैंने सिर्फ इतना किया कि रोहित के परिवार को आर्थिक मदद दिलाने की कोशिश की। मैंने कहा कि फिर मेरे नाम का खाता क्यों? पिताजी ने मेरी तरफ देखा और बोले कि वही सबसे बड़ा राज है। मैंने कहा कि कौन सा राज? उन्होंने कहा कि वह पैसा हरिशंकर का नहीं था। मैंने पूछा कि फिर किसका था? पिताजी ने कहा कि वो पैसा तुम्हारा था। मैं स्तब्ध रह गई। मैंने कहा कि मेरा, लेकिन मेरे पास तो कभी इतने पैसे नहीं थे। पिताजी ने कहा कि यह पैसा तुम्हारी माँ की जमीन बेचकर मिला था। माँ ने शादी के लिए जो जमीन बचा कर रखी थी वह हमने तुम्हारे नाम कर दी थी। मैंने कहा कि लेकिन आपने तो कहा था कि वह जमीन अभी भी है। माँ रोते हुए बोली कि हमने वो जमीन बेच दी थी ताकि तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। मैंने उनकी तरफ देखा और मेरे आंसू निकल पड़े। मैंने पूछा कि फिर हरिशंकर ने मेरे खाते में पैसे क्यों डाले? पिताजी ने कहा कि उसने वही रकम अपने नाम से जमा दिखाकर तुम्हारे खाते में वापस कर दी थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने कहा कि ऐसा क्यों? पिताजी ने कहा कि क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल किसी और काम के लिए होना था। मैंने पूछा कि किस काम के लिए? पिताजी ने जवाब नहीं दिया। मैंने गुस्से में कहा कि पिताजी, आज मुझे सब जानना है। इतने सालों से आप लोग मेरे फैसले लेते रहे, शादी का फैसला, रिश्तों का फैसला, सच छिपाने का फैसला। अब मुझे खुद तय करने दीजिए कि मेरी जिंदगी में क्या सच है। पिताजी की आंखों में आंसू बहने लगे। उन्होंने अलमारी खोली और एक पुराना लिफाफा निकाला। उन्होंने कहा कि यह मैंने तेरे शादी से पहले अपने पास रखा था। मैंने लिफाफा लिया। उसके ऊपर मेरा नाम लिखा था। मैंने पूछा कि ये क्या है? पिताजी बोले कि इसे मैंने इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे डर था कि इसे देखकर तू अमन से शादी करने से मना कर देगी। मैंने कहा कि शायद मुझे मना कर देना चाहिए था। पिताजी ने मेरी तरफ देखा और कहा कि शायद। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक मेडिकल रिपोर्ट थी। मैंने रिपोर्ट पढ़ी और मेरे हाथ से कागज छूट गया। उसमें अमन के चोटों का विवरण था, लेकिन रिपोर्ट के आखिरी पन्ने पर एक और बात लिखी थी। दुर्घटना के समय अमन के खून में शराब नहीं थी, लेकिन उसके शरीर में एक ऐसी दवा के निशान मिले थे जो सामान्य रूप से बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं ली जाती। मैं घबरा गई। मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब है? पिताजी ने कहा कि हमें आज तक नहीं पता। मैंने पूछा कि फिर यह रिपोर्ट आपने क्यों छिपाई? पिताजी ने कहा कि क्योंकि इसके बाद मामला और उलझ गया था। मैंने पूछा कि कैसे? पिताजी ने कहा कि दुर्घटना वाली रात अमन अकेला नहीं था। उसके साथ गाड़ी में एक तीसरा व्यक्ति भी था। मैंने कहा कि तीसरा व्यक्ति कौन था? पिताजी चुप रहे। मैंने पूछा कि कौन था? उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि यही वो बात है जो तेरी माँ आज तक नहीं बता पाई। माँ ने अपना चेहरा दोनों हाथों से छिपा लिया। मैं उनके पास बैठ गई और पूछा कि माँ, आप क्या जानती हैं? माँ ने रोते हुए कहा कि बेटी, उस रात मैंने खुद किसी को अस्पताल में देखा था। मैंने पूछा कि किसे? माँ ने मेरी तरफ देखा और कहा कि जिस आदमी ने तेरी शादी करवाई वही आदमी उस रात अस्पताल में ही था। मैंने पूछा कि हरिशंकर? माँ ने सिर हिलाया। मैंने पूछा कि फिर वो तीसरा आदमी कौन था? माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी बाहर दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। हम तीनों चौंक गए। पिताजी उठे और दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन दरवाजे के नीचे एक लिफाफा पड़ा था। पिताजी ने उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, नंदनी को सच बताने की कोशिश मत करना। मैंने वो कागज पिताजी के हाथ से ली। मेरी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा था। मैंने कहा कि अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। लेकिन उसी रात जब मैं अपने पुराने कमरे में सोने गई, मेरे फोन पर एक वीडियो आया। वीडियो सिर्फ 12 सेकंड का था।
मैंने उसे चलाया। उसमें अंधेरे में एक कार दिखाई दे रही थी। फिर कैमरा थोड़ा करीब आया। ड्राइंग सीट पर बैठा चेहरा साफ दिखाई दिया। वो अमन नहीं था। मैं स्क्रीन को देखते हुए जम गई, क्योंकि कार चलाने वाला वही आदमी था जिसने मुझे मेरे ससुराल से निकलते समय कहा था कि अब सच जानने की कोशिश मत करना। और अगले ही पल वीडियो बंद हो गया और मेरी नजर बार बार उस आदमी के चेहरे पर जा रही थी। मैं उसे पहचानती थी, लेकिन मेरा दिमाग उस पहचान को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। वो कोई अजनबी नहीं था। वो हमारे ही कस्बे का रमेश था, जो पिछले कई सालों से मेरे ससुर की दुकान और गोदाम का हिसाब किताब संभालता था। मैंने उसे न जाने कितनी बार अपने ससुर के साथ आते जाते देखा था। शादी के बाद जब मैं पहली बार ससुराल गई थी, तब भी उसने मुझे देखकर कहा था कि बहू, यह घर तुम्हारा ही है। उस समय मुझे क्या पता था कि उस आदमी के चेहरे के पीछे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। मैंने वीडियो रानी को दिखाया। वो भी कुछ पल तक चुप रही। फिर उसने कहा कि दीदी, अगर यह वही रात है जो रमेश को सब पता होगा। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन वह हमें कुछ बताएगा नहीं। रानी ने पूछा कि आपको कैसे पता। मैंने कहा कि जिस आदमी ने धमकी वाला लिफाफा भेजा है, वह चाहता है कि हम रमेश तक न पहुंचे। इसका मतलब साफ है कि रमेश को जानना है। अगली सुबह मैं और रानी बिना किसी को बताए रमेश के घर पहुंचे। उसका घर कस्बे के दूसरे छोर पर था। दरवाजा उसकी पत्नी ने खोला। हमने पूछा कि रमेश जी घर पर है। उसने कहा कि वो सुबह सुबह गोदाम चले गए हैं। मैंने पूछा कि क्या वो रोज इतनी सुबह जाते हैं। उसने कहा कि पिछले कुछ महीनों से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। मैंने रानी की तरफ देखा। हम दोनों को समझ आ गया कि शायद उसे भी किसी बात का डर है। हम सीधे गोदाम पहुंचे। वहां रमेश एक पुराने रजिस्टर में कुछ लिख रहा था। हमें देखते ही उसका हाथ रुक गया। उसने कहा कि आप यहाँ। मैंने बिना भूमिका के अपना फोन निकाला और वो वीडियो उसके सामने चला दिया। वीडियो खत्म होते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा कि आपको यह कहाँ से मिला। मैंने कहा कि यह आप बताइए। वो कुछ बोल नहीं पाया। मैंने कहा कि रमेश जी, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि उस रात कार कौन चला रहा था। उसने सिर झुका लिया। मैंने फिर पूछा कि क्या वो हरिशंकर जी थे। उसने कहा कि नहीं। मैंने पूछा कि क्या वो अमन था। उसने फिर कहा नहीं। मैंने गुस्से में पूछा कि फिर कौन था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि अगर मैंने आपको सच बता दिया तो मेरी नौकरी ही नहीं, मेरी जान भी जा सकती है। मैंने कहा कि मेरी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद हो चुकी है। अब मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। मेरे शब्द सुनकर उसकी आंखें भर आई। उसने धीरे से कहा कि उस रात कार अमन चला रहा था, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी रोकी गई थी। मैंने पूछा किसने रोकी। उसने कहा कि हरिशंकर जी ने। मैंने कहा कि फिर वीडियो में आप क्यों हैं? वो बोला कि क्योंकि मुझे बाद में वहां बुलाया गया था। मैंने पूछा कि किस लिए? उसने कहा कि दुर्घटना के बाद जो कुछ हुआ उसे संभालने के लिए। मेरे अंदर गुस्सा और डर दोनों बढ़ते जा रहे थे। मैंने पूछा कि रोहित की मौत कैसे हुई। उसने कहा कि दुर्घटना के कारण। मैंने कहा कि यह तो अस्पताल के कागजों में भी लिखा है। मुझे असली बात जाननी है। उसने कुछ देर चुप रहकर कहा कि रोहित उस समय मरा नहीं था। मेरे कानों में जैसे किसी ने तेज आवाज कर दी। मैंने कहा कि क्या मतलब? उसने कहा कि दुर्घटना के बाद रोहित जिंदा था। उसे अस्पताल ले जाया गया था। मैंने कहा कि फिर उसकी मौत कब हुई? उसने कहा कि अस्पताल में कुछ घंटे बाद। मैंने पूछा कि उन घंटों में क्या हुआ था? रमेश ने नजरें चुरा ली। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि मुझे सब बताइए। उसने कहा कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि अस्पताल पहुंचने के बाद हरिशंकर जी ने डॉक्टर से बहुत देर तक अकेले में बात की थी। उसके बाद रोहित को दूसरे कमरे में ले जाया गया। मैंने पूछा कि क्यों? वो बोला कि मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि लेकिन आप वहां थे। उसने कहा कि मैं बाहर था। फिर कुछ देर बाद मुझे कहा गया कि परिवार वालों को बुलाओ। मैंने पूछा कि कौन परिवार वाले?
उसने कहा कि रोहित की माँ और छोटी बहन। मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा कि क्या वे आए थे? उसने कहा कि हाँ, लेकिन जब तक वे पहुंचे रोहित की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। मैंने पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा? उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि चोटें बहुत गंभीर थी। मैंने पूछा कि फिर हरिशंकर के पैसे क्यों दिए? उसने कहा कि वो इलाज का खर्च उठा रहा था। मैंने पूछा कि मेरे नाम के खाते से पैसे क्यों भेजे? इस सवाल पर रमेश ने मुझसे देखा। वो कुछ सेकंड तक चुप रहा और फिर बोला कि ये बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। मैंने कहा कि फिर भी बताइए। उसने कहा कि आपकी शादी के समय हरिशंकर जी ने आपके पिता से एक समझौता करवाया था। मैंने पूछा कि कैसा समझौता? उसने कहा कि अगर अमन को बचाना है तो रोहित के परिवार को आर्थिक सहायता देनी होगी और बदले में मामला पुलिस तक नहीं जाना चाहिए। मैंने कहा कि लेकिन मेरा इससे क्या संबंध? रमेश ने कहा कि यही बात मुझे भी कभी समझ नहीं आई। फिर उसने अपने मेज की दराज खोली और एक पुरानी रसीद निकाली। उस पर मेरे पिताजी के हस्ताक्षर थे। मैं उसे देखकर सन्न रह गई। मैंने पूछा कि ये क्या है? उसने कहा कि यह उस समझौते की कॉपी है। मैंने कागज पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि रोहित के परिवार को एक निश्चित राशि दी जाएगी और इस रकम के बदले दुर्घटना के संबंध में कोई अतिरिक्त दावा नहीं किया जाएगा। नीचे मेरे पिताजी के हस्ताक्षर थे। मैंने रानी की तरफ देखा। उसने कहा कि दीदी, पिताजी ने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा कि मुझे नहीं पता। तभी रमेश ने एक और बात कही जिसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने कहा कि लेकिन यह पूरी कहानी नहीं है। मैंने पूछा कि क्या है? उसने कहा कि समझौते में आपका नाम भी था। मैंने कागज फिर से देखा। सचमुच मेरे नाम का उल्लेख था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मेरा नाम इस मामले में क्यों आया था। मैंने पूछा कि क्या मेरे नाम का इस्तेमाल इसीलिए किया गया क्योंकि मेरे नाम पर पैसा था? उसने कहा कि शायद, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, बात उससे कई ज्यादा बड़ी थी। उसने बताया कि रोहित के पिता पहले से ही हरिशंकर के पुराने व्यापार में काम करते थे। दुर्घटना के कुछ महीनों पहले उन्होंने हरिशंकर के खिलाफ कुछ कागज इकट्ठे किए थे। मैंने पूछा कि किस तरह के कागज? रमेश ने कहा कि व्यापार में गलत हिसाब, नकली बिल और कुछ जमीन के कागज। मैंने पूछा कि क्या रोहित के पिता हरिशंकर के खिलाफ शिकायतें करने वाले थे? उसने कहा कि हाँ। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने कहा कि फिर दुर्घटना महज दुर्घटना नहीं थी। रमेश ने तुरंत कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं वहां नहीं था जब दुर्घटना हुई। मैंने सिर्फ बाद में जो देखा वही बता रहा हूँ। मैंने कहा कि लेकिन आपको शक है? उसने सिर झुका लिया। फिर उसने कहा कि मुझे उस रात एक फोन आया था। मुझे कहा गया था कि अगर पुलिस पूछे तो कहना कि कार अमन चला रहा था और दुर्घटना अचानक हुई। मैंने पूछा कि आपको किसका फोन किया? उसने कहा कि हरिशंकर जी ने। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने पूछा कि आपने झूठ क्यों बोला? उसने कहा कि मेरे दो बच्चे हैं, नौकरी चली जाती तो उनका क्या होगा? मैं उसे दोष नहीं दे सकी क्योंकि मैं समझ सकती थी कि डर इंसान से कितना बड़ा समझौता करवा देता है। मैंने उसे पूछा कि रोहित के पिता के पास वे कागज कहाँ थे? उसने कहा कि यही वो असली रहस्य है। दुर्घटना के बाद वे कागज गायब हो गए। मैंने पूछा कि क्या आपको पता है वे कागज किसके पास हैं? उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि शायद आपके पिताजी के पास। मेरा दिल धड़क उठा। मैंने पूछा कि मेरे पिताजी? उसने कहा कि हाँ, क्योंकि दुर्घटना के बाद रोहित के पिता ने आपके पिता से संपर्क किया था। मैंने तुरंत रानी को देखा। हम दोनों घर लौट आए। रास्ते भर में सोचती रही कि पिताजी ने हमसे ये सब क्यों छिपाया। घर पहुंचकर मैंने पिताजी से सीधे पूछा कि क्या रोहित के पिता ने आपसे संपर्क किया था? पिताजी ने पहले इनकार किया। मैंने कहा कि मुझे रमेश सब बता चुका है। पिताजी चुप हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा कि हाँ, वो मेरे पास आया था। मैंने पूछा कि उसके पास क्या था?
पिताजी ने कहा कि कुछ दस्तावेज थे। मैंने पूछा कि वे दस्तावेज कहाँ है। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें सुरक्षित जगह रखा दिया था। मैंने कहा कि मुझे दिखाइए। पिताजी ने मना कर दिया। मैंने कहा कि पिताजी, अब मैं आपकी बेटी हूँ, वो छोटी बच्ची नहीं जिसे आप हर बात से बच लेंगे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं तुझे इसीलिए बचा रहा था क्योंकि जिस दिन तू यह सब जान जाएगी उस दिन तेरे और अमन के रिश्ते का कोई मतलब नहीं बचेगा। मैंने कहा कि शायद उस रिश्ते का मतलब पहले ही खत्म हो चुका है। पिताजी की आंखों में आंसू निकल आए। उन्होंने कहा कि तू नहीं समझती नंदिनी, अमन पूरी तरह दोषी नहीं था। मैंने पूछा कि फिर कौन दोषी था। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि क्या हरिशंकर ये? उन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिया। मैं चिल्ला पड़ी कि आखिर मुझे कब तक अंधेरे में रखेंगे। पिताजी ने अलमारी की तरफ देखा और कहा कि उन कागजों को मत छूना। मैंने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि क्योंकि इनमें ऐसा सच है जिसे देखकर तू अपने ही पति से नफरत करने लगेगी। मैंने कहा कि मैं पहले से भी उससे टूट चुकी हूँ। अब मुझे सिर्फ सच चाहिए। पिताजी ने अलमारी की चाबी निकाली। वो कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर चाबी मेरे हाथ में रख दी। उन्होंने कहा कि अंदर जो है वो मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैंने अलमारी खोली। अंदर एक पुराना लोहे का डिब्बा रखा था। उसमें कई फाइलें थी। उसके ऊपर एक फाइल पर लिखा था रोहित के। मैंने फाइल खोली। उसमें दुर्घटना की तस्वीरें थी। मैंने पहली तस्वीर देखते ही चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। वह दृश्य बहुत दर्दनाक था। मैंने खुद को संभाला और आगे के कागज देखने लगी। एक बयान था। उसमें रोहित के पिता ने लिखा था कि दुर्घटना से कुछ दिन पहले उनके बेटे ने उन्हें बताया था कि अमन किसी गलती काम में फंस गया है। मैंने यह पढ़ते ही रुक गई। मैंने पूछा कि अमन किस गलत काम में फंसा था। पिताजी ने कहा कि यही बात हमें कभी पूरी तरह पता नहीं चली। मैंने अगला पन्ना पलटा। उसमें कुछ लेन देन का विवरण था। कई बड़ी रकम अमन के खाते से अलग अलग खातों में गई थी। उनमें से एक खाता मेरे ससुर के नाम का था। मैं स्तब्ध रह गई। मैंने कहा कि अमन अपने पिता को पैसे क्यों भेज रहा था। पिताजी ने कहा कि शायद यही वजह थी जिसके कारण हरिशंकर ने उस पर दबाव बनाया। मैंने कहा कि किस बात का दबाव। पिताजी चुप रहे। मैंने फाइल का आखिरी हिस्सा खोला। वहां एक फोटो थी। फोटो में अमन, रमेश और एक तीसरा आदमी खड़े थे। मैंने तीसरे आदमी का चेहरा देखते ही फोटो हाथ से गिर दी। वह वही आदमी था जिसने कहा था कि अगर सच जानना चाहती हो तो पुराने बस अड्डे पर आना। लेकिन मुझे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब फोटो के पीछे लिखी तारीख देखी। वह दुर्घटना के बाद की तारीख थी। मैंने कहा कि यह आदमी दुर्घटना के बाद अमन के साथ क्यों था। पिताजी ने कहा कि क्योंकि वह दुर्घटना की जांच कर रहा था। मैंने पूछा कि कौन था वह। पिताजी ने कहा कि वह एक निजी जांच करता था जिसे रोहित के परिवार ने रखा था। मैंने पूछा कि फिर वो मुझे धमकी क्यों दे रहा है। पिताजी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसी वक्त मेरे फोन पर कॉल आया। नंबर वही था। मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ वही आवाज थी। उसने कहा कि अब तुम्हें काफी कुछ पता चल गया है। मैंने पूछा कि आप मुझे सच क्यों नहीं बताते। उसने कहा कि क्योंकि तुम्हें अभी भी सबसे जरूरी बात नहीं पता। मैंने पूछा कि कौन सी बात। उसने कहा कि दुर्घटना वाली रात अमन के पास जो चीज थी वो आज भी मौजूद है। मैंने पूछा कि क्या। उसने कहा कि वो कागज जिसे पाने के लिए तुम्हारे ससुर ने तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा कि वो कागज कहाँ है। उसने कहा कि तुम्हारे घर में। मैंने कहा कि कौन सा घर। उसने कहा कि तुम्हारा ससुराल। मैंने पूछा कि वहां कहाँ। उसने कहा कि उस कमरे में जहाँ तुम्हारी शादी के बाद तुम्हें पहली बार अकेले रोते हुए देखा गया था। फोन कट गया। मैंने रानी की तरफ देखा। उसने कहा कि दीदी, वह शायद आपका कमरा कह रहा है।
मुझे अचानक अपने कमरे की अलमारी याद आई। वह अलमारी जिसे मैं शादी के बाद से कभी पूरी तरह नहीं खोल पाई थी, क्योंकि मेरी सास हमेशा कहती थी कि उसमें घर के पुराने कागज हैं। मैंने पिताजी से कहा कि मुझे अभी वापस जाना होगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि वहां मत जाना। मैंने कहा कि अगर सच मेरे कमरे में है तो मुझे जाना ही होगा। रानी ने कहा कि दीदी, आप अकेले नहीं जाएंगी। पिताजी ने बहुत देर तक हमें देखा और फिर बोले कि अगर जाना ही है तो सावधान रहना। मैं और रानी उसी रात ससुराल के लिए निकल पड़े। रास्ते भर मेरे मन में एक ही बात घूमती रही कि आखिर वो कौन सा कागज था जिसके लिए मेरे ससुर ने मेरी जिंदगी को इतना दुख दिया था। जब हम घर के पास पहुंचे तो देखा कि बाहर का दरवाजा खुला हुआ था। घर में अंधेरा था। मैंने रानी का हाथ पकड़ लिया। हम धीरे धीरे अंदर गए। बैठक खाली थी। मेरे कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसे मैं छोड़कर गई थी, लेकिन मेरी अलमारी का एक दराज खुला हुआ था। मैं उसके पास गई। अंदर कुछ नहीं था। तभी रानी ने नीचे झुककर कहा कि दीदी, यहाँ कुछ गिरा हुआ है। उसने फर्श पर एक छोटी सी चाबी उठाई। मैंने उसे देखते ही पहचान लिया। यह मेरे ससुर की उस पुरानी अलमारी की चाबी थी जिसे उन्होंने कभी किसी को छूने नहीं दिया था। तभी पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज आई। हम दोनों पलटकर खड़े हो गए। कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे कदम हमारे कमरे के पास आए और दरवाजा खुला। सामने अमन खड़ा था। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों में आंसू थे। उसने हमें देखकर सिर्फ इतना कहा कि तुम दोनों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा कि मुझे वो कागज चाहिए। अमन ने सिर झुका लिया। मैंने पूछा कि वो कहाँ है। उसने कहा कि नंदनी, वो कागज तुम्हारे पास ही है। मैं चौंक गई। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि तुम जिस चीज को अपने शादी की सबसे बड़ी निशानी समझती थी, असल में वही इस पूरे रहस्य की चाबी है। मैंने अपने गले में हाथ लगाया। वहां मेरी माँ की दी हुई वही छोटी सी चैन थी जो शादी के दिन उन्होंने मुझे पहनाई थी। अमन ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि इस चैन के पीछे जो छोटा सा लॉकेट है, उसे कभी मत खोलना। मैंने धीरे धीरे लॉकेट हाथ में लिया। मैंने उसे पलट कर देखा। पीछे एक बेहद छोटा सा स्क्रू था। मेरे हाथ कांपने लगे। अमन ने कहा कि इसे खोलो मत। मैंने पूछा कि क्यों? उसने कहा कि क्योंकि उसके अंदर जो है वही वजह है कि मेरे माता पिता तुम्हें घर से निकालना चाहते हैं। मैंने लॉकेट को कसकर पकड़ लिया। मेरे सामने मेरी माँ का चेहरा था, पिताजी का चेहरा था, अमन का चेहरा था और उस दुर्घटना की तस्वीरें थी। अब मुझे समझ आ रहा था कि मेरी शादी के बाद मेरी माँ हमेशा उस चैन को देखकर इतनी बेचैन क्यों हो जाती थी। लेकिन मैं उस वक्त ये नहीं जानती थी कि उस छोटे से लॉकेट के अंदर सिर्फ कोई कागज नहीं, बल्कि एक ऐसा सबूत छिपा था जो यह साबित कर सकता था कि अगर मेरी जिंदगी के साथ जो कुछ हुआ वो किसी संयोग का परिणाम नहीं होता। और जैसे ही मैंने उस लॉकेट का स्क्रू घुमाया, अंदर से एक छोटी सी मुड़ी हुई पर्ची नीचे गिर गई। मैंने उसे उठाया। उस पर सिर्फ 5 शब्द लिखे थे। अमन को बचाने वाला मैं नहीं था। नीचे एक नाम लिखा था। वह नाम देखकर मेरी सांसें रुक गई, क्योंकि वो नाम मेरे अपने पिताजी का नहीं था। वो नाम उस इंसान का था जिसे मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अपना मानती थी। वो नाम मेरी माँ का था, मेरी अपनी माँ का। वही माँ जिसने मुझे विदा करते समय गले लगा कर कहा था कि अपनी इज्जत कभी मत खोना। वही माँ जिसके शादी के बाद मेरी हर परेशानी पर चुपचाप आंसू बहाए थे। वही माँ जिसने कभी अमन के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा था। मैं पर्ची को देखती रही और मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। रानी ने मेरे हाथ से पर्ची लेकर पढ़ी तो वो भी कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत रही। फिर उसने मेरी तरफ देखा और बोली कि दीदी, इसका मतलब माँ ने अमन को बचाया था। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे अंदर हजारों सवाल उठ रहे थे। माँ ने क्यों बचाया? किससे बचाया? और अगर अमन को बचाने के लिए माँ ने कुछ किया था, तो फिर उसके बदले मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद होने दी गई?
मैंने अमन की तरफ देखा। वह दरवाजे के पास खड़ा था और उसकी आंखों में अपराध बोध साफ दिखाई दे रहा था। मैंने उसे पूछा कि तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? उसने कहा कि मैं बताना चाहता था। मैंने कहा कि कब? जिस दिन तुम्हारी माँ मुझे घर से निकाल रही थी, जिस दिन तुम्हारे पिता मेरे मायके से पैसे मांग रहे थे, या उस दिन जब तुमने मुझे कहा था कि कुछ बातें जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अमन की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा कि मैं कायर था। मैं तुम्हें बचाने के नाम पर हर दिन तुम्हें तोड़ता रहा। मैंने कहा कि अगर तुम्हें मुझसे सच में प्यार था तो तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? उसने सिर झुका लिया। उसने कहा कि क्योंकि मैं खुद अपने माता पिता से डरता था। मैंने गुस्से में कहा कि तुम मुझसे नहीं, अपने माता पिता से डरते थे। उसने कहा कि हाँ, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि डर के कारण चुप रहना भी एक तरह की गलती है। मैंने उसे पूछा कि उस रात वास्तव में क्या हुआ था। अमन कुछ देर चुप रहा। फिर उसने कहा कि दुर्घटना वाली रात में गाड़ी चला रहा था। मेरे साथ रोहित बैठा था। वो मेरे पिता के पुराने व्यापार से जुड़े कुछ कागजों के बारे में मुझसे बात करने आया था। मैंने पूछा कि कौन से कागज? उसने कहा कि रोहित के पिता ने कुछ ऐसे दस्तावेज खोजे थे जिनसे पता चलता था कि मेरे पिता ने कई सालों से व्यापार में गलत तरीके से पैसे घुसाए थे। मैंने पूछा कि क्या वे कागज वही थे जिन्हें मेरे ससुर ढूंढ रहे थे? उसने कहा कि हाँ। मैंने पूछा कि फिर दुर्घटना कैसे हुई? उसने कहा कि मुझे नहीं पता। रास्ते में अचानक सामने से ट्रक आया। मैंने गाड़ी संभालने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी सड़क के नीचे चली गई। मुझे कुछ याद नहीं रहा। जब आँख खुली तो मैं अस्पताल में था। मैंने पूछा कि रोहित? अमन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा कि रोहित कुछ घंटों तक जिंदा था। उसने मुझसे कहा था कि कागज सुरक्षित रखना। मैंने पूछा कि फिर वो कागज कहाँ है? अमन ने मेरी तरफ देखा और कहा कि मेरे पास नहीं था। मैंने पूछा कि फिर किसके पास था? उसने कहा कि दुर्घटना के बाद पिताजी अस्पताल आए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि रोहित ने तुम्हें क्या दिया था? मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्हें पता चल गया था कि हमारे पास कुछ है। मैंने पूछा कि वो तीसरा आदमी कौन था? अमन ने कहा कि मुझे नहीं पता कि वो कौन है। बाद में पता चला कि वो आदमी रोहित के पिता के निगरानी के लिए रखा था। वह हमारे पीछे था। मैंने पूछा कि फिर वो मुझे क्यों धमका रहा है? अमन ने कहा कि शायद वो चाहता है कि सच सामने आए। मैंने कहा कि फिर उसने मुझे पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई? अमन ने कहा कि क्योंकि उसके पास भी पूरा सच नहीं था। मैंने पर्ची को फिर देखा। मैंने कहा कि माँ का नाम क्यों लिखा है? अमन ने कहा कि तुम्हारी माँ ने ही वो कागज मेरे पास पहुंचाया था। मैंने चौंक कर पूछा कि माँ ने? उसने कहा कि हाँ, दुर्घटना के बाद मेरे पिता ने उन कागजों को ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन तुम्हारी माँ को कुछ पता चल गया था। उन्होंने तुम्हारे पिताजी से बात की। तुम्हारे पिताजी ने उन्हें समझाया कि अगर वे कागज बाहर आए तो बहुत से लोग फंस सकते हैं। तुम्हारी माँ ने कहा कि अगर सच छिपाना ही है तो कम से कम अमन को बचा लो। मैंने कहा कि लेकिन माँ ने मुझे तुम्हारे साथ शादी क्यों करने दी? अमन चुप रहा। मैंने फिर पूछा कि मेरी शादी क्यों? उसने कहा कि क्योंकि तुम्हारे पिता और मेरे पिता के बीच एक समझौता हुआ था। मैंने कहा कि कैसा समझौता? उसने कहा कि मेरे पिता ने कहा था कि अगर मैं तुम्हारे परिवार का दामाद बन जाऊं तो तुम्हारे पिता उन कागजों को सुरक्षित रखेंगे और मामला पुलिस तक नहीं जाएगा। मैं उसे घूरती रह गई। मेरी शादी एक समझौता थी। मेरी आंखों के सामने शादी का हर दृश्य घूमने लगा। मंडप, फेरे, माँ की आंखों के आंसू, पिताजी का कांपता हुआ हाथ, अमन की खामोश आंखें। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी एक झूठे मंच पर खड़ी थी। मैंने अमन से पूछा कि क्या तुमने मुझसे कभी प्यार किया था? वो बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसने कहा कि शादी से पहले मैं तुम्हें सिर्फ अपने माता पिता के फैसले के रूप में जानता था, लेकिन शादी के बाद जब मैंने तुम्हें जाना तब मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया। मैंने कहा कि फिर तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं? उसने कहा कि मैंने कोशिश की थी, लेकिन मेरे पिता ने धमकी दी थी कि अगर मैंने मुंह खोला तो वे मैं तुम्हारे पिता पर चोरी
और धोखाधड़ी का आरोप लगा देंगे। मैंने कहा कि ये झूठ था। उसने कहा कि मेरे पिता के पास कुछ पुराने कागज थे जिनसे तुम्हारे पिता को फंसाया जा सकता था। मैं टूट गई। मुझे लगा कि मेरे पति ने मुझे प्यार तो किया, लेकिन मेरे साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं की। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए उस वक्त क्या मायने रखता था, जब मैं रोज अपनी सास के ताने सुनकर रोती थी। अमन ने सिर झुका लिया। उसने कहा कि मुझे पता है। मैंने कहा कि तुम्हें पता है? तुमने देखा था जब तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि मायके से पैसे लेकर आओ? तुमने देखा था जब तुम्हारे पिता ने मुझे घर से निकालने की धमकी दी थी? तुमने देखा था जब मैं रात रात भर रोती थी? फिर तुम चुप क्यों रहे? अमन रोते हुए बोला कि क्योंकि मैं खुद उस कर्ज के नीचे दबा था जो मेरे माता पिता ने मेरे सिर पर डाल दिया था। मैंने पूछा कि कौन सा कर्ज? उसने कहा कि दुर्घटना के बाद मेरे पिता ने रोहित के परिवार को पैसे दिए थे। उन पैसों का इंतजाम उन्होंने मेरे नाम पर किए गए कई लेन देन से किया। मैंने पूछा कि मेरे नाम के खाते में पैसा क्यों आया? उसने कहा कि क्योंकि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे नाम पर जो रकम रखी थी उसे मेरे पिता ने उस समझौते में इस्तेमाल किया। मैं चौंक गई। मैंने कहा कि मतलब मेरे पिता माता पिता की जमा पूंजी भी इन सब में चली गई। अमन ने सिर झुका लिया। मैंने महसूस किया कि जैसे किसी ने मेरे सीने को चीर दिया हो। मेरे माता पिता ने मेरी जिंदगी सुरक्षित करने के लिए जो पैसा बचाया था वह मेरे ससुराल वालों के पुराने राज को दबाने में खर्च हो गया था। मैंने कहा कि फिर मेरी सास मुझसे 2 लाख रुपए क्यों मांग रही थी? अमन ने कहा कि क्योंकि वो पैसा उन्हें नहीं चाहिए था। मैंने पूछा कि फिर? उसने कहा कि वे ये देखना चाहते थे कि तुम्हारे मायके वाले अब भी तुम्हारे लिए पैसे देने को तैयार है या नहीं। मैंने पूछा कि क्यों? अमन ने कहा कि अगर तुम्हारे पिता ने पैसे दे दिए होते तो वे समझते कि तुम्हारे पिता अभी भी डरते हैं। मैं स्तब्ध थी। इतने दिनों से जो पैसे की मांग मुझे लालच लग रही थी, उसके पीछे शायद डर छिपा था, लेकिन सवाल अभी भी बाकी था। मैंने पूछा कि आखिर वो कौन सा कागज है जो तुम्हारे पिता ढूंढ रहे हैं? अमन ने कहा कि वो कागज रोहित के पास था। मैंने कहा कि दुर्घटना के बाद उसने कहा कि रोहित ने उसे किसी को दे दिया था। मैंने पूछा कि किसे? उसने कहा कि मुझे नहीं पता। मैंने पूछा कि फिर मेरी माँ के पास वो कैसे पहुंचा? अमन ने कहा कि शायद रोहित ने दुर्घटना से पहले तुम्हारी माँ से संपर्क किया था। मैं वहीं जम गई। मैंने कहा कि मेरी माँ रोहित को जानती थी। अमन ने कहा कि मुझे इतना पता है कि दुर्घटना से कुछ दिन पहले रोहित तुम्हारे घर गया था। मैंने रानी की तरफ देखा। उसने कहा कि दीदी मुझे याद है, शादी से पहले एक बार माँ ने कहा था कि एक लड़का आया था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था। मैंने तुरंत कहा कि माँ से पूछना होगा। तभी मेरे फोन पर पिताजी का कॉल आया। मैंने उठाया। उनकी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा कि नंदिनी, अभी घर मत आना। मैंने पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा कि हरिशंकर को पता चल गया है कि तुमने फाइल देख ली है। मैंने पूछा कि वो क्या करेगा? पिताजी ने कहा कि मुझे नहीं पता, लेकिन आज वो हमारे घर आया था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पूछा कि उसने क्या किया? पिताजी ने कहा कि वो उस कागज के बारे में पूछ रहा था। मैंने पूछा कि कौन सा कागज? पिताजी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले कि वही कागज जो तेरी माँ ने तुझे शादी के दिन दिया था। मैं चौंक गई। मैंने कहा कि माँ ने मुझे क्या दिया था? पिताजी ने कहा कि तेरी चैन। मेरे हाथ अपने गले की तरफ चले गए। वही छोटी सी चैन, वही लॉकेट। मैंने कहा कि उसमें क्या है? पिताजी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि अभी भी उसमें वही चीज है या नहीं। मैंने कहा कि आपने मुझे ये चैन क्यों दी? उन्होंने कहा कि तेरी माँ ने कहा था कि अगर कभी हमारी बेटी को सब कुछ जानना पड़े तो यह चैन उसे रास्ता दिखाएगी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने माँ की तरफ देखा। वह हमारे सामने नहीं थी। मैं तुरंत घर पहुंची। माँ कमरे में बैठी थी। मैंने उनके सामने चैन रख दी। मैंने पूछा कि इसमें क्या छिपा था? माँ ने मुझे देखा और बहुत देर तक चुप रही। फिर उन्होंने कहा कि अब तुझे सब जानना ही होगा। मैं उनके पैरों के पास बैठ गई। माँ ने मेरा सिर सहलाया
और बोली कि बेटी, मैंने तुझे इस घर में भेजकर सबसे बड़ी गलती की। मैंने रोते हुए कहा कि माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? माँ ने कहा कि क्योंकि मुझे डर था कि सच जानकर तू अमन को भी खो देगी। मैंने कहा कि अमन तो मुझे पहले ही खो चुका है। माँ ने आंसू पोंछे और कहा कि नहीं, अमन भी इस खेल में पूरी तरह दोषी नहीं था। मैंने पूछा कि फिर दोषी कौन था? माँ ने कहा कि जिस आदमी से तूने शादी की, उसके पिता ने ये सब शुरू किया था। मैंने पूछा कि लेकिन वो कागज क्या है? माँ ने कहा कि वो कागज सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, उसमें उन पैसों का हिसाब है जो रोहित के पिता से गलत तरीके से लिए गए थे। मैंने पूछा कि क्या वो कागज मेरे ससुर को जेल भेज सकता है? माँ ने कहा कि अगर वो असली है और पूरी जानकारी के साथ सामने आया तो हाँ। मैंने पूछा कि फिर आपने उसे इतने साल छिपाकर क्यों रखा? माँ ने कहा कि क्योंकि मेरे पास उसे सुरक्षित रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैंने कहा कि और मेरी शादी? माँ ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा कि हमें लगा था कि अमन अच्छा लड़का है और वो धीरे धीरे अपने पिता से अलग हो जाएगा। मैंने कहा कि लेकिन उसने मुझे भी धोखा दिया। माँ ने कहा कि वो भी डर गया था। मैंने पूछा कि क्या आपने मेरी शादी एक समझौते के कारण की थी? माँ ने बहुत देर बाद सिर हिला दिया। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैंने कहा कि आपने मेरी जिंदगी का फैसला मेरे बिना कैसे कर दिया? माँ रोने लगी। उन्होंने कहा कि मैं तेरी जिंदगी बचाना चाहती थी। मैंने कहा कि आपने मेरी जिंदगी बचाई नहीं, मुझे एक ऐसे घर में भेज दिया जहाँ हर दिन मेरी आत्मा मरती रही। माँ ने मुझे गले लगा लिया। मैं उनकी गोद में सर रखकर रोती रही। उस रात पहली बार मुझे माँ से भी शिकायत हुई, लेकिन माँ की मजबूरी देखकर मेरा गुस्सा धीरे धीरे दर्द में बदल गया। अगले दिन मैंने अमन को फोन किया। उसने कहा कि अब तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। मैंने पूछा कि क्यों? उसने कहा कि क्योंकि मेरे पिता तुम्हें कभी सुरक्षित नहीं रहने देंगे। मैंने कहा कि मैं अब भागूंगी नहीं। मैंने पूछा कि वो कागज कहाँ है? अमन ने कहा कि वो कागज तुम्हारे कमरे की पुरानी अलमारी में है। मैंने कहा कि वहां तो कुछ नहीं था। उसने कहा कि अलमारी की पिछली लकड़ी की पट्टी के पीछे देखना। मैंने तुरंत कमरे में जाकर अलमारी खिसकाई। पीछे लकड़ी की पट्टी थी। उसे हटाने पर एक छोटा सा खोखला हिस्सा दिखाई दिया। उसमें एक पुराना लिफाफा रखा था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने लिफाफा बाहर निकाला। उस पर वही तारीख थी, वही तारीख जिसने पिछले कई दिनों से मेरी जिंदगी उलट पुलट कर रख दी थी। मैं लिफाफा खोलने ही वाली थी कि दरवाजे पर मेरी सास खड़ी दिखाई दी। उनकी आंखों में वो गुस्सा नहीं था जो मैंने हमेशा देखा था। इस बार उनके चेहरे पर डर था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा कि नंदिनी, वो लिफाफा मुझे दे दे। मैंने पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा कि क्योंकि अगर वो बाहर गया तो सिर्फ मेरे पति की जिंदगी नहीं, मेरे बेटे की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। मैंने कहा कि आपकी जिंदगी बचाने के लिए मेरी जिंदगी खत्म कर दी गई। अब फैसला मैं करूंगी। मेरी सास रोने लगी। उन्होंने पहली बार मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दे बहू। मैंने पूछा कि आपने मुझे इतना क्यों सताया? उन्होंने कहा कि क्योंकि हमें डर था कि तुम सच तक पहुंच जाओगी। मैंने पूछा कि क्या आपको पता था कि इस लिफाफे में क्या है? उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने पूछा कि अमन को? उन्होंने कहा कि उसे आधा सच पता था। मैंने पूछा कि मेरे ससुर को? उन्होंने कहा कि वह सब जानते थे। फिर मैंने पूछा कि उस रात कार कौन चला रहा था? मेरी सास ने आंखें बंद कर ली। वो बहुत देर तक चुप रही। फिर उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय कार अमन नहीं चला रहा था। मैं स्तब्ध रह गई। मैंने पूछा कि फिर कौन चला रहा था? उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि वो तुम्हारे ससुर थे। मेरे हाथ से लिफाफा लगभग गिर गया। मैंने पूछा कि फिर अमन ने खुद को दोषी क्यों माना? सास ने कहा कि क्योंकि तुम्हारे ससुर ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने सच बताया तो रोहित के परिवार को कुछ नहीं मिलेगा और अमन को भी जेल जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि लेकिन इतने साल? उन्होंने कहा कि इतने सालों से हम इसी डर में जी रहे थे। मैंने पूछा कि फिर आपने मुझे क्यों सताया? वो रोते हुए बोली कि क्योंकि
मेरे पति को शक था कि तुम्हारे पिता के पास असली सबूत है और तुम्हारी शादी के बाद वो समझना था कि वो सबूत तुम्हारे पास जरूर आएगा। मैंने लिफाफा कसकर पकड़ लिया। मैंने पूछा कि असली सबूत क्या है। मेरी सास ने कहा कि उसमें दुर्घटना की पूरी सच्चाई है। मैंने पूछा कि क्या वो साबित करता है कि आपके पति गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने कहा कि हाँ। मैंने लिफाफा खोला। अंदर कुछ फोटो, एक पुरानी पेन ड्राइव और लिखित बयान था। मैंने बयान पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि दुर्घटना से पहले रोहित ने मेरे ससुर को व्यापार में हुए घोटाले के बारे में चेतावनी दी थी। उसी रात रोहित को चुप कराने के लिए उसे बुलाया गया था। अमन वहां इसीलिए गया क्योंकि उसे लगा था कि पिता कोई गलत काम कर रहे हैं और वो उन्हें रोक देगा। लेकिन रास्ते में बहस हुई। कार मेरे ससुर चला रहे थे। गुस्से में उन्होंने गाड़ी तेज कर दी। मोड़ पर नियंत्रण बिगड़ गया और दुर्घटना हो गई। रोहित गंभीर रूप से घायल हुआ। अमन भी घायल हुआ। मेरे ससुर ने खुद को बचाने के लिए अमन को दोषी दिखाने की योजना बनाई, लेकिन अस्पताल में मौजूद किसी व्यक्ति ने पूरी घटना देख ली थी। मैंने पेन ड्राइव हाथ में ली। तभी मेरी सास ने कहा कि इसे अभी मत चलाना। मैंने पूछा कि क्यों? उन्होंने कहा कि क्योंकि उसमें सिर्फ दुर्घटना का वीडियो नहीं है, उसमें वह आखिरी रिकॉर्डिंग है जो रोहित ने मरने से पहले की थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा कि उसने क्या रिकॉर्ड किया था। मेरी सास ने कहा कि वही बात जिसके कारण तुम्हारे ससुर आज तक डरते हैं। मैंने पेन ड्राइव को हाथ में कसकर पकड़ा। मुझे लगा कि अब शायद पूरी सच्चाई सामने आने वाली है, लेकिन तभी बाहर से मेरे ससुर की आवाज आई। उन्होंने मेरी सास को पुकारा। मेरी सास का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने मेरे हाथ से लिफाफा छीनने की कोशिश की। मैंने उसे पीछे कर दिया। दरवाजा अचानक खुला और मेरी सास सामने खड़ी थी। उनकी नजर सीधे मेरे हाथ में पकड़े लिफाफे पर थी। उन्होंने कहा कि नंदिनी, तुमने यह खोल दिया। मैंने पहली बार उनकी आंखों में डर देखा। मैंने कहा कि हाँ, अब आप मुझे नहीं रोक सकते। उन्होंने मेरी तरफ कदम बढ़ाया और कहा कि तुम्हें पता भी है तुम क्या करने जा रही हो। मैंने कहा कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी का फैसला करने जा रही हूँ। वो कुछ बोलते उससे पहले बाहर पुलिस की गाड़ी के सायरन की आवाज सुनाई दी। मेरे ससुर के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं हैरान होकर बाहर देखने लगी। दरवाजे पर पुलिस के साथ वही आदमी खड़ा था जिसने मुझे पहली बार बस अड्डे पर लिफाफा दिया था। उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि अब आखिरी सच सामने आने का समय है। मैंने पूछा कि आपने पुलिस को क्यों बुलाया? उसने कहा कि क्योंकि तुम्हारे पिता ने आखिरकार शिकायत दर्ज कर दी है। मेरे ससुर चिल्लाए कि ये सब झूठ है। तभी उस आदमी ने एक और फाइल पुलिस अधिकारी को दी। उसने कहा कि इसमें उस रात का मूल रिकॉर्ड है। पुलिस अधिकारी ने फाइल खोली। फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा कि नंदिनी जी, हमें आपकी मदद चाहिए। मैंने पूछा कि कैसी मदद? उसने कहा कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण गवाह आप हैं। मैं चौंक गई। मैंने कहा कि लेकिन मैंने तो कुछ देखा भी नहीं। अधिकारी ने कहा कि आपने नहीं देखा, लेकिन आपके पास वो चीज है जो उस रात की पूरी सच्चाई साबित कर सकती है। मेरी नजर पेन ड्राइव पर गई। मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। उसी समय अमन भी घर के बाहर आ गया और मेरे सामने खड़ा होकर रोने लगा। उसने कहा कि नंदिनी, अब जो होगा उसे रोकना मत। मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे मन में अब भी उसके लिए प्यार था, लेकिन उससे कई ज्यादा मेरे अंदर अपने साथ हुए अन्याय का दर्द था। मैंने पुलिस अधिकारी को पेन ड्राइव दे दी। उन्होंने उसे सुरक्षित सबूत के तौर पर रख लिया। मेरे ससुर चुप हो गए। पहली बार उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि पुलिस अधिकारी ने फाइल से एक आखिरी कागज निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि नंदिनी जी, इस कागज को देखकर शायद आपको पता चलेगा कि आपकी शादी का असली कारण क्या था। मैंने कांपते हाथों से कागज लिया। ऊपर मेरा नाम लिखा था, नीचे मेरे पिता के हस्ताक्षर थे
और उसके नीचे एक ऐसा सच लिखा था जिसे पढ़ते ही मेरे शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। मेरी शादी का फैसला उस दुर्घटना के बाद नहीं हुआ था। उसकी शादी शुरुआत दुर्घटना से कई महीने पहले हो चुकी थी। यानी मेरे ससुराल वालों ने मुझे बहू बनाने का फैसला उसी रात से बहुत पहले कर लिया था। लेकिन आखिर क्यों? मेरे हाथ में वो आखिर कागज था और मेरी उंगलियां इतनी कांप रही थी कि मैं ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी। पुलिस अधिकारी मेरे सामने खड़े थे। अमन कुछ कदम दूर सिर झुकाए खड़ा था। मेरी सास रो रही थी और मेरे ससुर का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। मैंने कागज को दोबारा पढ़ा। उसमें लिखा था कि नंदिनी की शादी हरिशंकर के परिवार में इसीलिए की जाएगी ताकि दोनों परिवारों के बीच वर्षों पुराने आर्थिक और कानूनी विवाद को खत्म किया जा सके। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। नीचे एक तारीख लिखी थी और उसके साथ मेरे पिताजी के हस्ताक्षर थे। वही तारीख जो मेरी शादी से कई महीने पहले की थी। मैंने पिताजी की लिखावट पहचान ली। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने पुलिस अधिकारी से पूछा कि मेरे पिताजी ने ऐसा क्यों लिखा। अधिकारी ने कहा कि यह बात शायद आपके पिता ही सबसे अच्छी तरह बता सकते हैं। मैंने उसी वक्त पिताजी को फोन किया। उन्होंने फोन उठाया तो कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। मैंने कहा कि पिताजी अब मुझसे कुछ मत छिपाइए। मेरे हाथ में वो कागज है। दूसरी तरफ बहुत देर तक सन्नाटा रहा। फिर पिताजी ने भारी आवाज में कहा कि बेटी अब सब कुछ बता देना ही पड़ेगा। मैंने कहा कि हाँ पिताजी, अब मैं आधे सच के साथ नहीं जी सकती। पिताजी ने कहा कि जिस दिन अमन की शादी की बात हमारे घर आई थी उससे पहले ही मैं हरिशंकर को जानता था। वो मेरे साथ एक व्यापारिक सौदे से जुड़ा था। उस समय मैंने उसे भरोसेमंद आदमी समझा था, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि वह अपने व्यापार में गलत तरीके से पैसे घुमा रहा है। मैंने उससे दूरी बनानी चाहिए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके पास मेरे हस्ताक्षर वाले कुछ कागज थे और मेरे पास उसके गलत कामों के सबूत। दोनों एक दूसरे को रोक सकते थे। मैंने पूछा कि फिर मेरी शादी इसमें कहां से आ गई। पिताजी ने कहा कि हरिशंकर ने ही रिश्ता भेजा था। उसने कहा था कि अगर हमारी बेटी और उसका बेटा शादी कर ले तो दोनों परिवारों के बीच पुराने हिसाब खत्म हो जाएंगे और कोई भी एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। मैंने पूछा कि आपने हाँ क्यों की। पिताजी रोते हुए बोले कि मैंने तेरी जिंदगी को सौदा समझकर नहीं दिया था। मुझे लगा था कि अगर तुम दोनों की शादी हो गई तो शायद हरिशंकर ही अपनी गलतियां छोड़ देगा। मैंने कहा कि लेकिन आपने मुझे बताया क्यों नहीं। पिताजी बोले कि क्योंकि मैं डर गया था। मुझे डर था कि अगर मैंने सच बताया तो हरिशंकर तुम्हारी माँ और रानी को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं चुप हो गई। मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। पहली बार मुझे समझ आया कि मेरे पिता ने भी सही फैसला नहीं लिया था, लेकिन उनका इरादा मुझे बेचने का नहीं था। वो डर और मजबूरी में गलत रास्ता चुन बैठे थे। मैंने पूछा कि फिर दुर्घटना के बाद क्या हुआ। पिताजी ने कहा कि दुर्घटना के बाद हरिशंकर ने अपने सारे पुराने कागज बचाने के लिए अमन को आगे आगे कर दिया। रोहित के पास उसके गलत कारोबार के सबूत थे। हरिशंकर को डर था कि रोहित पुलिस तक पहुंच जाएगा। मैंने पूछा कि क्या उसने रोहित को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया था। पिताजी ने कहा कि इसका फैसला अदालत करेगी, लेकिन मेरे पास जो जानकारी थी उससे इतना साफ था कि दुर्घटना के बाद सबूत मिटाने की कोशिश हुई थी। मैंने पुलिस अधिकारी की तरफ देखा। उन्होंने सिर हिलाया और कहा कि यही वजह है कि पेन ड्राइव और बाकी दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने पेन ड्राइव की तरफ देखा। मुझे याद आया कि यही छोटी सी चीज मेरी जिंदगी के इतने सालों का सच अपने अंदर छिपाए बैठी थी। पुलिस अधिकारी ने उसे अपने लैपटॉप में सुरक्षित तरीके से चलाया। कमरे में सन्नाटा छा गया। वीडियो में शुरुआत में सड़क दिखाई दे रही थी।
फिर कार नजर आई। कैमरा दूर से रिकॉर्ड कर रहा था। आवाज साफ नहीं थी, लेकिन कुछ हिस्से सुनाई दे रहे थे। अमन की आवाज थी। वो अपने पिता से बहस कर रहा था। वह कह रहा था कि पिताजी, आप ये नहीं कर सकते, रोहित को छोड़ दीजिए। फिर हरिशंकर की आवाज आई कि अगर उसने कागज पुलिस को दे दिए तो सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद रोहित की आवाज सुनाई दी। वह कह रहा था कि मेरे पास आपकी सारी जानकारी है, आप मुझे डरा नहीं सकते। फिर कुछ तेज आवाज आई। वीडियो अचानक हिल गया। कार में तेज गति से आगे बढ़ी। कुछ सेकंड बाद कैमरा जमीन पर गिर गया और फिर सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया। कमरे में बैठे सभी लोग चुप थे, लेकिन वीडियो ने वह साबित कर दिया था जो वर्षों से दबाया जा रहा था। दुर्घटना महज दुर्घटना नहीं थी। हरिशंकर ने रोहित को चुप कराने के लिए उसे बुलाया था। अमन वहां था और उसने अपने पिता को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसका पूरा जवाब वीडियो में नहीं था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि यह सब अदालत में जांच के दौरान तय होगा। मेरे ससुर ने अचानक कहा कि यह वीडियो झूठा है। पुलिस अधिकारी ने शांत आवाज में कहा कि इसकी फोरेंसिक जांच होगी। तभी मेरी सास फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि अब झूठ बोलने से क्या फायदा। मैंने उनकी तरफ देखा। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। उन्होंने कहा कि बहू, मैंने तुझे बहुत दुख दिया। मैं जानती थी कि मेरे पति क्या कह रहे हैं, लेकिन मैं अपने बेटे को बचाना चाहती थी। मैंने कहा कि आपने मेरे जीवन की कीमत पर अपने बेटे को बचाया। उन्होंने सिर झुका लिया। मैंने कहा कि क्या आपको कभी मेरी माँ की याद नहीं आई? क्या आपको कभी नहीं लगा कि मैं भी किसी की बेटी हूँ? वो रोते हुए बोले कि हर दिन लगा, लेकिन मैं डर गई थी। डर ने मुझे इतना कमजोर बना दिया कि मैंने तुम्हें ही दुश्मन समझ लिया। मैंने उनकी तरफ देखा। मेरे अंदर गुस्सा था, लेकिन उस पल मुझे उनकी आंखों में भी वही डर दिखाई दिया जो कभी मेरी आंखों में था। मैंने कहा कि मैं आपको माफ करने की कोशिश करूंगी, लेकिन अभी नहीं। पुलिस ने मेरे ससुर को हिरासत में लिया। अमन ने मेरे पास आकर कहा कि नंदिनी, मैं तुम्हारे साथ चलूं? मैंने उसकी तरफ देखा। मेरे पास उसे माफ करने के लिए शब्द नहीं थे। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि हमारे रिश्ते का क्या होगा। उसने कहा कि मैं समझता हूँ। मैंने कहा कि तुमने मुझसे प्यार किया, लेकिन मेरा साथ देने की हिम्मत नहीं की। उसने कहा कि मुझे जिंदगी भर इसका पछतावा रहेगा। मैंने कहा कि पछतावा मेरे बीते हुए साल वापस नहीं ला सकता। उसने सिर झुका लिया। मैं वहां से निकल गई। रानी मेरे साथ थी। बाहर आते ही मुझे लगा जैसे मेरे सीने से कोई भारी पत्थर उतर गया हो, लेकिन उसके साथ एक खालीपन भी था। इतने सालों से जिस घर को बचाने की कोशिश कर रही थी, वह घर अब पीछे छूट चुका था। रास्ते में मैंने माँ को फोन किया। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि अब सच सामने आ गया है। माँ कुछ सेकंड चुप रही, फिर उन्होंने कहा कि बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने कहा कि माँ, मैं आपसे नाराज थी, लेकिन अब समझती हूँ कि आप भी डर में जी रही थी। माँ रोने लगी। मैंने कहा कि लेकिन एक बात मैं आपसे जरूर कहूंगी, किसी भी बेटी की जिंदगी का फैसला उसे छिपाकर मत करना, चाहे सामने कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो। क्योंकि जब बेटी को सच बाद में पता चलता है, तो उसे सिर्फ दूसरों से नहीं, खुद से भी शिकायत होने लगती है। माँ ने कहा कि तू सही कह रही है। उस रात मैं अपने मायके के उसी कमरे में सोई जहाँ बचपन में सोया करती थी। दीवार पर मेरी पुरानी स्कूल की तस्वीर लगी थी। मुझे याद आया कि कभी मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी बहुत सरल होगी, पढ़ाई करूंगी, नौकरी करूंगी, शादी होगी और अपना घर बसाऊंगी। लेकिन जिंदगी ने मुझे बहुत जल्दी समझा दिया था कि घर सिर्फ चार दीवारों से नहीं बनता, घर भरोसे से बनता है। और जिस घर में भरोसा मर जाए, वहां सबसे खूबसूरत कमरा भी जेल जैसा लगने लगता है। अगर कई महीनों तक कानूनी कार्रवाई चलती रही, रोहित के परिवार को न्याय दिलाने के लिए जांच आगे बढ़ी, पुराने दस्तावेज सामने आए। मेरे ससुर के व्यापार से जुड़े कई ऐसे कागज मिले जिनसे पता चला कि उन्होंने बरसों से लोगों के साथ धोखाधड़ी की थी। दुर्घटना भी दोबारा जांच हुई।
अमन ने अदालत में सच बयान किया। उसने अपने पिता के खिलाफ गवाही दी। यह आसान नहीं था। एक दिन उसने मुझे फोन करके कहा कि मैंने जो सच बताया है उसके बाद शायद मैं अपने परिवार में किसी का नहीं रहूंगा। मैंने कहा कि शायद अब पहली बार तुम अपने आप के साथ रह पाओगी। उसने पूछा कि क्या तुम मुझे कभी माफ करोगी? मैंने कहा कि माफी और साथ रहना दो अलग बातें हैं। मैं तुम्हें एक दिन माफ कर सकती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसी जिंदगी में वापस लौट जाऊंगी। उसने कहा कि मैं समझता हूँ। कुछ समय बाद अमन ने तलाक की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मुझसे बात की। मैंने कहा कि अगर यही सही है तो मैं तैयार हूँ। हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई गाली नहीं हुई, कोई बदला लेने की कोशिश नहीं हुई। सिर्फ एक लंबी खामोशी थी। शायद कभी कभी रिश्ते चीख कर नहीं टूटते, वे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं जब एक इंसान दूसरे के सामने सच बोलने की हिम्मत खो देता है। तलाक के कागज पर हस्ताक्षर करते समय अमन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि नंदनी, मैंने तुम्हें खो दिया। मैंने कहा कि नहीं अमन, तुमने मुझे खोया नहीं। तुमने मुझे बहुत देर से समझा और मैंने खुद को बहुत देर से पहचाना। मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। उस दिन घर लौटते समय मैंने अपनी माँ की दी हुई वही चैन उतार कर हाथ में रख ली। मैंने लॉकेट को देखा। अब उसमें कोई रहस्य नहीं था, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा एक निशानी रहेगा। एक ऐसी निशानी जिसने मुझे यह सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ा सच हमारे बिल्कुल पास छिपा होता है और हम उसे इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि हम अपने पर भरोसा करते हैं। कई महीनों बाद मुझे एक दिन वही पुराना लिफाफा याद आया। वो लिफाफा जिसे मैंने अपने ससुराल से निकलते समय टेबल पर रखा था। पुलिस की कार्रवाई के दौरान वो लिफाफा भी सबूत के रूप में बरामद हुआ था। उसके अंदर सिर्फ दस्तावेज नहीं थे, उसमें मेरे ससुर के गलत लेन देन का पूरा रिकॉर्ड था। मैंने वही लिफाफा उन्हें इसीलिए दिया था क्योंकि मैं चाहती थी कि वह आखिरी बार समझे कि जिस बहू को वे कमजोर समझते रहे उसने उनके खिलाफ बदलना लेने की नहीं, बल्कि सच को सामने लाने के लिए कदम उठाया था। अब मुझे उस दिन की बात समझ आती है जब उन्होंने कहा था कि या तो हमारी बात मान लो या घर से चली जाओ। तब मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं डरकर उनकी बात मानती रहती या फिर अपनी जिंदगी का फैसला खुद करती। मैंने दूसरा रास्ता चुना। आज भी कभी कभी मुझे उन लोगों की याद आती है। कभी लगता है कि अगर अमन ने पहली बार ही मेरा साथ दिया होता तो शायद सब कुछ अलग होता। अगर पिताजी ने शादी से पहले सच बता दिया होता तो शायद मेरी जिंदगी इतनी नहीं टूटती। अगर माँ ने डर के बजाय मुझ पर भरोसा किया होता तो शायद मुझे इतने साल अंधेरे में नहीं रहना पड़ता। लेकिन जिंदगी में अगर का कोई अंत नहीं होता। मैंने सीखा कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन इसके बाद हम क्या बनते हैं यह हमारे साथ में होता है। मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की। रानी ने मेरा साथ दिया। मैंने अपने कस्बे में महिलाओं के लिए एक छोटी सी सिलाई और प्रशिक्षण की जगह शुरू की। माँ भी वहां आने लगी। हम उन महिलाओं की मदद करने लगे जिन्हें ससुराल में पैसों या परिवार के दबाव के कारण अपनी आवाज दबानी पड़ती थी। मैं हर महिला से एक ही बात कहती थी कि घर बचाना अच्छी बात है, लेकिन खुद को खोकर घर बचाना त्याग नहीं है। मैंने अपने जीवन को फिर से बनाना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। एक दिन रानी ने मुझसे पूछा कि दीदी, अगर अमन फिर से आपके पास लौटना चाहे तो? मैंने कुछ देर सोचा और कहा कि इंसान को माफ किया जा सकता है, लेकिन टूटे हुए भरोसों को वापस पूरा जिंदगी लग सकती है। मैंने अमन को माफ कर दिया था, लेकिन अपने लिए उस दरवाजे को बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे अब समझ आ चुका था कि आत्मसम्मान कोई ऐसी चीज नहीं जिसे बार बार गिरवी रख कर रिश्ता बचाए जाए। कुछ साल बाद मुझे खबर मिली कि रोहित के परिवार को अदालत से न्याय मिला। उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिली और पुराने मामलों में कई सच्चाइयां सामने आई। उस दिन मैं मंदिर गई। मैंने रोहित के नाम से गरीब बच्चों के लिए कुछ किताबें दान की।
मुझे नहीं पता था कि रोहित की जिंदगी में मेरा क्या स्थान था, लेकिन उसकी वजह से मेरी जिंदगी ने जो दर्द देखा, उसने मुझे दूसरों के दर्द को समझना सिखाया। उसी शाम मैं घर लौटी तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने मुझे देखकर कहा कि बेटी, आज तू बहुत खुश लग रही है। मैंने कहा कि माँ, क्योंकि आज मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी वापस पा ली है। माँ ने मुझे गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने उनके आंसू पोंछते हुए कहा कि अब मत रोइए। जो चला गया उसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो बचा है उसे प्यार से जी सकते हैं। उस रात मैं छत पर बैठी आसमान देख रही थी, वही आसमान जिसे देखकर मैं ससुराल में रोया करती थी। लेकिन आज मेरी आंखों से आंसू नहीं थे। मेरे मन कहा कि नंदनी, तू हार नहीं गई। तू बस बहुत देर से समझ पाई कि तेरी जिंदगी किसी और की दया पर नहीं है। तू किसी की बहू होने से पहले एक बेटी है, एक इंसान है, एक खुद की पहचान है। और तभी मुझे उस दिन का वो लिफाफा याद आया। अगर उस दिन मैंने डरकर उसे टेबल पर नहीं रखा होता, अगर मैं चुपचाप सिर झुकाकर घर में रहती, तो शायद सच कभी सामने नहीं आता। मेरे सास ससुर ने सोचा था कि बहू को घर से निकालकर जीत जाएंगे। उन्हें लगा था कि मैं मायके जाकर रोऊंगी और वापस आने के लिए उनके सामने हाथ जोड़ूंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस दिन इंसान अपने डर से बाहर निकल आता है, उस दिन उसके सामने दुनिया की कोई धमकी बड़ी नहीं रह जाती। उस लिफाफे में उनके खिलाफ बदला नहीं था, उसमें उनके झूठ का आईना था। मैंने वो लिफाफा इसीलिए रखा था ताकि उन्हें बार बार दिखा सकूं कि उन्होंने मुझे कमजोर समझा, वही उनके सारे झूठ का सच बनकर उनके सामने खड़े है। आज भी अगर कोई मुझसे पूछता है कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख क्या है, तो मैं कहती हूँ कि रिश्ते प्यार से बनते हैं, डर से नहीं। सम्मान मांगना गलत नहीं है, सवाल पूछना गलत नहीं है। और अगर कई बार तुम्हें यह साबित करने की कोशिश करेगी तुम्हारे बिना यह घर टूट जाएगा, तो याद रखना कि किसी भी घर को बचाने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान की नहीं होती। मेरी कहानी में बहुत सारे लोग गलत हैं। मेरे ससुर ने लालच और डर में गलत फैसले लिए। मेरी सास ने डर के कारण गलत का साथ दिया। अमन ने प्यार होने के बावजूद चुप रहकर गलती की। मेरे पिताजी ने मुझे बचाने के लिए सच छिपाया, लेकिन उसी सच ने मुझे सबसे ज्यादा कठोर चोट पहुंचाई। मेरी माँ ने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन माँ जीवन का फैसला मेरे बिना करके उन्होंने भी एक गलत की और मैंने भी गलती की। मैंने बहुत देर तक बहू को नहीं देखा, समझा मुझसे कोई काम थी, शायद मैं ही घर नहीं संभाल पाई। लेकिन अब मुझे पता था कि हर रिश्ते की जिम्मेदारी अकेले इंसान की नहीं होती। कभी कभी समस्या आपकी कमी नहीं होती, समस्या ये होती है कि सामने वाला आपको इंसान मानता ही नहीं चाहता। उस दिन के बाद मैंने कभी किसी रिश्ते को बचाने के लिए अपनी आवाज नहीं खोई। मैं आज भी अपने पुराने घर की उस तस्वीर को संभाल कर रखती हूँ, जिसमें माँ मेरे कंधे पर हाथ रखे खड़ी है। लेकिन अब उस तस्वीर को देखते हुए मुझे दुख नहीं होता। मुझे अपनी माँ की आंखों में डर नहीं, उनका प्यार दिखाई देता है। और मेरे पास वो छोटी सी चैन भी है, उसका लॉकेट अब खाली है। उसमें कोई रहस्य नहीं है, लेकिन वो मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है, क्योंकि उसने मुझे याद दिलाया कि सच कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर वह सच्चा है तो एक दिन पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर उस आखिरी लिफाफे ने मुझे सिर्फ मेरे ससुराल का सच नहीं बताया था, उसने मुझे मेरा अपना सच भी बताया था। मैं कमजोर नहीं थी, मैं बस गलत लोगों के बीच अपनी ताकत भूल गई थी। जिस दिन मैंने अपना बैग उठाया था, उस दिन मैं घर से निकली जरूर थी, लेकिन सच कहूँ तो उसी दिन पहली बार मैं अपने लिए घर बनाने की तरफ चली थी। आज मेरे पास एक छोटा सा घर है, माँ मेरे साथ रहती है, रानी पास में रहती है, हमारा छोटा सा सिलाई केंद्र चलता है। हर महीने कुछ नई लड़कियां वहाँ आती है। मैं उन्हें सिलाई के साथ एक और चीज सिखाती हूँ, अपने फैसले खुद लेना।
क्योंकि मैंने बहुत देर से सीखा कि किसी बेटी को सबसे बड़ा दहेज पैसा नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने की हिम्मत चाहिए। और अगर कभी कोई मुझसे पूछता है कि उस लिफाफे में आखिर क्या था जिसकी वजह से मेरे सास ससुर के चेहरे का रंग उड़ गया था, तो मैं बस इतना कहती हूँ कि उसमें कोई जादू नहीं था, कोई बदला नहीं था और कोई डरावनी चीज नहीं थी। उसमें सिर्फ सच था, उनके अपने हस्ताक्षर थे, उनके अपने किए हुए कामों के सबूत थे और सबसे बड़ी बात, उसमें मेरी चुप्पी का अंत था। जिस दिन उन्होंने मुझे घर से निकालते हुए कहा था कि या तो हमारी बात मान लो या हमेशा के लिए चली जाओ, उन्होंने सोचा था कि वे मुझे घर से निकाल रहे हैं, लेकिन असल में उसी दिन मैंने अपने डर को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था। और शायद यही वजह है कि आज जब भी मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे उस दिन का दुख नहीं गर्व महसूस होता है, क्योंकि कभी-कभी जिंदगी हमें एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां एक तरफ रिश्ते होते हैं और दूसरी तरफ आत्मसम्मान। उस दिन मैंने आत्मसम्मान चुना था और आज मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि मैंने कुछ खोया जरूर था, लेकिन उसी दिन मैंने खुद को पा लिया था। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली सच्ची जैसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आप नंदिनी की जगह होते तो क्या आप भी सच का साथ देते। ऐसे ही दर्द, रिश्तों और जिंदगी के अनकहे सच से जुड़ी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइए कि अगर आप नंदिनी की जगह होते तो क्या आप भी सच का साथ देते। ऐसी ही दर्द, रिश्तों और जिंदगी के अंतः सच से जुड़ी कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।